हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स सेक्शन के 11th स्टैंडर्ड के OCM, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में। उसका फर्स्ट चैप्टर हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पूरा टॉपिक है। जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स आप लोग हो, आप लोग ने पूरे साल हमने 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई की एंड मैं अब प्लान कर रहा हूं कि हम आर्ट्स एंड कॉमर्स का मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। साइंस के सब्जेक्ट्स भी मैं सोच रहा हूं, लेकिन अभी तक मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि काफी वास्ट चीज हो जाएगी। जरा आप सोचिए, आर्ट्स के सारे टॉपिक कवर करना, कॉमर्स एंड साइंस सारा कवर करना। सो मैं कोशिश करूंगा, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं साइंस के लिए फिलहाल के लिए तो, बट आर्ट्स एंड कॉमर्स के मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर करूंगा, ये मेरा गोल है। सो आप सपोर्ट करते रहिएगा एंड इसी तरह से हमारा चैनल ग्रो करता रहे। सो थैंक यू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आज हम कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। नाउ कॉमर्स क्या होता है, ये चीज यहाँ पे हम पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन में यही चीज देखने वाले, यही चीज सीखने वाले। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप कोई भी चीज जो आज हमारी दुनिया चल रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। हर चीज हम सेल करते हैं, हर चीज हम खरीदते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, उस प्रोडक्ट्स के बारे में हम हमारे तक इंफॉर्मेशन कैसे आती है, जिसे एडवर्टाइजिंग कहते हैं। तो ये सारी चीजें, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीजें, ये सब क्वेश्चन के आंसर आपको इस सब्जेक्ट में मिलेंगे। बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है एंड इसके नोट्स बहुत प्यारे होते हैं। यानी एक टिपिकल फॉर्मेट ही होता है। बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, फंक्शंस ऑफ बिजनेस, तो हर एक चीज में आपको ऐसा ही क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। डिस्टिंग्विशेस होंगे, नेचर होगा किसी चीज का, फंक्शंस होंगे किसी चीज के, टाइप्स होंगे किसी चीज के। सो ये एक पैटर्न ही है पूरा। एंड न्यू सिलेबस, न्यू बुक जब से आई है, जब से चेंज हुआ है, तब से और बेटर और बेहतरीन उन्होंने कर दी है किताब। बहुत सारे इंटरैक्टिव डायलॉग्स रखे हैं जिससे समझने में आसानी हो स्टूडेंट्स को कि यह क्या बात हो रही है, किस रिगार्डिंग बात हो रही है। सो लेट्स नॉट वेस्ट फर्दर टाइम, लेट मी शेयर द टेक्स्ट बुक विथ यू गाइज एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। ओके, सो अपने, अगर आप चैनल के लिए नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करिएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो। एंड एज यू कैन सी, OCM, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अब जब मैं कॉलेज में था तब इसे हम सिंपली OC के नाम से जानते थे, लेकिन आज ये पूरा OCM हो चुका है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो एक बिजनेस कैसे चालू होता है, बिजनेस क्या होता है और बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं, ये पूरी जर्नी हम लोग इस सब्जेक्ट में हम देखने वाले हैं। टोटल अराउंड 8 चैप्टर्स है जिसके अंदर ये पूरा डिवाइडेड है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। अगर आपने कॉमर्स लिया है एंड तो ये आपके लिए बेहतरीन है। आप अगर बिजनेस सीखना चाहते हो, आप अगर कोई भी फर्म में फर्म ओपन करना चाहते हो या फर्म में काम करना चाहते हो किसी भी फील्ड के डिपार्टमेंट में, तो ये सारी बातें जो आप यहाँ पे सीखोगे ये बहुत जरूरी है। ओके, सो आई होप सबके पास ये PDF होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं ये PDF भी अपलोड लिंक करूंगा, तो अगर आपके पास PDF नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, OCM पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस है। ओके, जिसमें हम पहला फर्स्ट चैप्टर है, जैसे एज यू कैन सी, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। तो कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, ये पहला इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। चैप्टर्स के कुछ टोटल 6 पार्ट्स है चैप्टर के। बहुत ही सिंपल सा, बेसिक सा चैप्टर है। सारी बातें इस चैप्टर में, कुछ ना, हर एक पूरे सब्जेक्ट में, इनफैक्ट नॉट जस्ट चैप्टर, वो बातें आप कहीं ना कहीं जानते हो, कहीं ना कहीं सुनी है, लेकिन आप उसे टेक्निकल वे में, उसका पर्सपेक्टिव, आप अपना नजरिया बदलने वाले हो, आप उस टेक्निकल व्यू में उसे देखने वाले हो। ओके, पहले आपको एक स्टोरी दी है, सो लेट्स जस्ट सी द स्टोरी। ओके, कुछ कैरेक्टर्स है और एक क्लास में बात कर रही है। मिस पूछ रही है, डिड यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर SSC प्रिपरेशन योर मदर सर्व्ड यू टी
कॉफी। तो अब आपके साथ ये हुआ होगा, बोर्ड्स के टाइम पे आप पढ़ रहे हो और आपकी मॉम आपको खाना लाके दे रही है, कॉफी लाके दे रही है, चाय लाके दे रही है। सो सबने जवाब दिया यस, हमारे साथ ऐसा हुआ है। सीधी सी बात है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ओके, इट मीन्स फ्यू एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय योर मदर। नाउ डू यू गैदर्ड इन कैंटीन आफ्टर एसएससी एग्जाम, एट एनी फूड एंड पेड मनी। तो ये प्रैक्टिकली तो ये हुआ नहीं कि आप इकट्ठा होके आप एसएससी एग्जाम तो आपकी हुई नहीं। सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप कहीं बाहर सब लोग मिले हो और आप कहीं से खा रहे हो, तो आपने वहां पे पैसे दिए, लेकिन आपने मम्मी को पैसे दिए क्या? आपने मम्मी को उस सर्विस के पैसे दिए क्या? मम्मी को खाना बनाने के, खाना लाने के आपने पैसे दिए क्या? नहीं दिए, राइट? तो यहाँ पे ये स्टोरी में बात हो रही है। तो यहाँ पे बच्चों ने कहा यस, हमने पैसे दिए, हमने खाया, हमने पैसे दिए। और अब जो मिसेस देशमुख है वो उनसे कहती है कि डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सबसे पहले आपका आ गया यहाँ पे, लेट मी थोड़ा सा मैं इसको ना जूम कर देता हूं ताकि बच्चों को थोड़ा और क्लियरली दिखे और मुझे भी दिखे। ओके, सो इकोनॉमिक वर्ड आ गया यहाँ पे, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये अच्छा, ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स दोनों ही कॉमर्स के सब्जेक्ट है और बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। ओके, सो इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम। सो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में यहाँ पे अब मैम पूछ रही है कि क्या बच्चों तुम्हें पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? बच्चे कहते हैं यस मैम, सो when you do any work and in return you get money, it is called economic activity। तो एकदम सिंपल सी भाषा में कहा है कि जब आप कोई काम करते हो, उस काम के आपको पैसे मिलते हैं, तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा? सीधी सी बात है, उसका ऑपोजिट, यानी आपको उस काम के पैसे नहीं मिले। यानी मदर ने जब आपको खाना लाके दिया, चाय या जो भी चीज लाके दी, आपने मम्मी को पैसे नहीं दिए उस चीज के कि मम्मी ये लो, आपने मुझे खाना दिया, आपने मुझे सर्विस किया, आपने प्लेट मेरी धोई या जो भी है। ओके, सो वो जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। और अगर आप उसी चीज के लिए पैसे भरते हो, सर्विस के लिए होटल में खाते हो या जो भी है रेस्टोरेंट वगैरह में, कैंटीन वगैरह में, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वहां पे आपको एज अ कस्टमर ट्रीट किया जाता है, वहां पे आपकी सेवा की जाती है, वहां पे आपका ख्याल रखा जाता है। तो ये उन्होंने एक पूरा इस पैराग्राफ में, लाइक कन्वर्सेशन में, यही बात उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। ओके, इसी को अब हम डिटेल में पूरा पढ़ते हैं कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। ओके, सो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, तीनों अलग अलग चीजें हैं। तीनों क्या कैसे अलग है वो चीज हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। All human beings require different types of goods and services to satisfy their needs. So they keep themselves busy and do some activity throughout their life. All activities can be classified as economic and non-economic activities. तो अब कहा है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जरूरत होती है। आप कोई भी चीज ले लीजिए, आपको हर चीज की जरूरत होती है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सर्विस, हमारे पास इंटरनेट सर्विस है तो ही हम बात कर पा रहे हैं। गुड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, हमारा पीसी यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। सो ये गुड्स एंड सर्विसेज हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, हमारी जरूरत चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। और हर एक जो लोग जो है इस चीज में बिजी है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में और उसे कंज्यूम करने में। ओके, सो ये जितनी एक्टिविटीज होती है वो सारी एक्टिविटीज को आप दो पार्ट में, सबसे पहले मेन दो पार्टीशन उसका कर सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये दो पार्टीशन आप पहले कर सकते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एज यू कैन सी द डायग्राम यहाँ पे, ट्री डायग्राम जैसा जो बना है ये, वहां पे आप देख सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, इसके बारे में हम आज डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। Non-economic activities are those human activities which are performed to satisfy personal, social, religious, cultural, and sentimental requirement without monetary expectation. For example, reading books, serving people, cooking by mother, etc. So non-economic में सीधी सी बात है, पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। जहां पे पैसा आएगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, एकदम सिंपल सा।
पैसा जहां पे इन्वॉल्व होगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे काम हो सकते हैं? पर्सनल कुछ चीज होगी, मैं रीडिंग कर रहा हूं या कुछ रीडिंग बुक्स या कुछ ऐसा पर्सनल काम कर रहा हूं जिसका मुझे पैसा नहीं मिलने वाला है। ओके, मुझे उसका पैसा नहीं मिलने वाला है, सो वो चीज मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। मैं कोई रिलीजियस सोशल काम कर रहा हूँ, सोशल यानी सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ, रिलीजियस यानी कोई रिलीजियस वर्क किसी संस्था वगैरह के लिए काम कर रहा हूँ, कल्चरल प्रोग्राम के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ जिसके मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, मैं वॉलंटरीली काम कर रहा हूँ, मैं अपने मन से वहां पे सेवा के नाम पे काम कर रहा हूँ। तो ये सारे सेंटिमेंटल मेरे जो विचार है उसके बेसिस पे मैं काम कर रहा हूँ और वहां पे मुझे उसके बदले में पैसे नहीं मिलेंगे, ना ही मैं एक्सपेक्ट करता हूं विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन, यानी कि पैसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूं कि मैं यहाँ काम करूंगा तो मुझे मंदिर में झाड़ू मारूंगा तो मेरे को मंदिर का पुजारी मेरे को पैसे देगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, मेरी ये भावना है, श्रद्धा भावना है जिससे मैं वहां पे सेवा कर रहा हूं। तो ये कुछ जो भी मैं काम करता हूं ये एक्टिविटी है जहां पे मुझे पैसे नहीं मिले हैं, ना मेरी पैसे की एक्सपेक्टेशंस है, उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, बहुत ही सिंपल सा था, लिख लीजिएगा ये पॉइंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? दूसरी तरफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तीन नाम आपको बहुत बार पढ़ने मिलेंगे, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। पूरे सब्जेक्ट में इसी के ऊपर हम बात करेंगे, कैसे प्रोड्यूस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे कंजम्पशन होता है, कौन कंज्यूम करता है, ये सारी चीजें हम लोग पूरे ये साल और नेक्स्ट ईयर भी 12th में भी पढ़ेंगे। सो प्रोडक्शन यानी कि गुड सर्विस प्रोड्यूस कौन करता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल की बात करूं तो ये मोबाइल एक गुड्स है, इट इज कॉल्ड गुड्स। ओके, कोई भी चीज होती है जिसको हम डील करते हैं उसे गुड्स कहा जाता है। ओके, सो गुड नहीं बोलेंगे, एस के साथ गुड्स कहेंगे, याद रखना ये चीज। सो मोबाइल ये प्रोड्यूस किसने किया? तो मोबाइल नोकिया कंपनी का मोबाइल है, प्रोडक्शन उसका नोकिया कंपनी का। डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? तो डिस्ट्रीब्यूशन भी नोकिया ही कर रही है, लेकिन और उसको उन्होंने दूसरे थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व किया हुआ है उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग जगहों पे। तो लेट्स से उसने अमेजॉन सर्विसेज का इस्तेमाल किया है और अमेजॉन के थ्रू वो हर जगह पे पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। कंजम्पशन कौन कर रहा है? तो सीधी सी बात है, कंज्यूमर कंजम्पशन करता है। ओके, तो कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूम करना मतलब प्रैक्टिकली ऐसा कुछ कुछ खा लिया ऐसा नहीं होता, कोई चीज हम यूज करते हैं उसे कंजम्पशन कहते हैं। ओके, सो कंज्यूमर होते हैं हमने गुड्स, हमने वो चीज ऑर्डर की, हम तक डिस्ट्रीब्यूशन कराया अमेजॉन वालों ने, प्रोडक्शन करने वाली पर्टिकुलर नोकिया फॉर्म थी। तो ये पूरा चीज जो है, ये जिसके बदले यहां पे इन्वॉल्व क्या हुआ, मैंने ऑर्डर करने के लिए पैसे किए रहेंगे, राइट? फॉर मनी और मनीज वर्थ एट ऑल लेवल्स विद इन अ सोसाइटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये हर लेवल पे, कंजम्पशन लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, प्रोडक्शन लेवल, हर जगह पे पैसे अमेजोन वाला क्यों डिस्ट्रीब्यूशन करेगा? क्योंकि उसको प्रोडक्शन वाले से पैसे मिलेगा। वैसे ही ये पूरा जो लिंक है वो पैसे के बेस पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मनी और मनीज वर्थ मतलब मनी जितना कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी और हम दे सकते हैं, गोल्ड वगैरह, इसलिए मनीज वर्थ कहा गया है यहाँ पे। ओके, सो एक बार पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज for money or money's worth at all levels within a society is called economic activities. For example, worker working in a factory, तो एक यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल दिया है, कोई वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्री में, वो पैसे के लिए काम कर रहा है वहां पे, सीधी सी बात है, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वहां पे। Thus economic activities facilitates earning livelihood. So ये अब क्या कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां से आपको लेनी है, लेट मी अंडरलाइन दिस। इकोनॉमिक एक्टिविटी से आपका जीवन का जो रहना सहना है, पैसे कमाने का जरिया है, लिवलीहुड जो कहते हैं, वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से होता है। तो उसे कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी फैसिलिटेट्स अर्निंग। उससे हम अपना रोजगार कमाते हैं, अपना जीवन का जो भी हमारा कमाई है वो उसके बेसिस पे होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे होता है। अब हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 पार्टीशन में डिवाइडेड है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड
एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस में क्या चीज आती है, बिजनेस क्या होता है। आप बेसिकली इसको जानते ही होंगे, आप सब लोग, आपके कोई पेरेंट्स, आपके मॉम डैड भी बिजनेसमैन, बिजनेस विमेन हो सकते हैं, आपके चाचा मामा कोई भी हो सकता है, आप जानते ही होंगे बिजनेस क्या होता है। तो लेट्स जस्ट रीड उसे टेक्निकल वे में, वो उसको पूरा पढ़ेंगे। बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो सबसे पहले तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, हम कुछ मिलके ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड यानी कि प्लान्ड है, पूरा हमने प्लानिंग करके रखा हुआ है, उसको ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक वे में हम कर रहे हैं, हमारी एफर्ट्स लगा रहे हैं। अब या तो ये इंडिविजुअल कोई अकेला करता है, या तो बहुत सारे लोग मिलके यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करते हैं। इट इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट, अभी मैंने कहा था सिस्टमेटिक वे में हो रहा है। इट इज एन सिस्टमेटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्संस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज and sell them in the market to reap the reward by way of profit. It satisfies multiple and complex needs of the society. तो अब बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस क्यों करता है? सीधी सी बात है, पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। उसको जो पैसे मिलते हैं, उसको जो पैसे कमाता है, वो जब प्रॉफिट होता है तब वो कमाता है। तो वो कैसे कमाता है? वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उस गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल करता है। ओके, सो ये चीज आपको यहां पे समझिए। गुड्स सर्विसेज, ये साथ में ही वर्ड्स हमेशा मोस्टली जाते हैं। ये दोनों का मीनिंग आपको आई डोंट नो पता है कि नहीं, बट मैं बता दूं। गुड्स बेसिकली जो भी चीज हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ये लाइक ये पेन हो गया, ये ग्लव हो गया, या मोबाइल हो गया, जो भी आर्टिकल्स है, टी शर्ट हो गया, चश्मा हो गया, ये सारे गुड्स है। सर्विसेज क्या होते हैं? तो सर्विसेज इज बेसिकली वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि कोई इंजीनियर होता है, वो अपना ब्रेन का अपना जो भी नॉलेज है वो प्रोवाइड कर रहा है, राइट? वो कुछ बना नहीं रहा है एक्चुअल में। फिर इलेक्ट्रिशियन हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये लोग जो चीज करते हैं वो अपना नॉलेज और वो एप्लीकेशन देते हैं, उसे सर्विस कहा जाता है। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये थोड़ा आपको लॉजिक समझना है। जैसे टूरिज्म वाले जो होते हैं, वो लोग टूरिज्म वाला कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाता, गुड्स नहीं बनाता है, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको टूर पैकेट बुक करके देंगे, आपको आपका ट्रैवलिंग टिकट्स बुक करके देंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज सेल इन द मार्केट, जिससे उनको प्रॉफिट मिलेगा, और ये सोसाइटी की जो बहुत सारी, मल्टीपल यानी एक नहीं, बहुत सारी नीड्स को पूरी करता है, कॉम्प्लेक्स नीड्स को पूरी करता है। तो ये इतने पॉइंट वाइज आप ये लिख लीजिएगा। लेट्स रीड अहेड। प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एक्चुअली मींस मेकिंग ऑफ गुड्स। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, प्रोडक्शन यानी वो एक्चुअल में बनाना, वो चीज हम बना रहे फ्रॉम द स्क्रैच, वो चीज थी नहीं, वो हमने अलग अलग चीज को असेंबल किया, उसको शेप दिया, हमने उसको बनाया, वर्किंग किया, राइट? तो प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एक्चुअली मींस मेकिंग ऑफ गुड्स। इट मे बी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। तो अब अगेन यहाँ पे दो तरह के हमको प्रोडक्ट बता रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? एकदम कॉमन सेंस की बात है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी फूड से रिलेटेड कोई चीज होगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में अगर वो चली जाएगी। जबकि फिनिश्ड गुड्स वो चीज होगी, जैसे कि मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया था, या पेन का एग्जांपल ले लो, कोई भी आर्टिकल, दूसरा चीज, दैट्स कॉल्ड अ फिनिश्ड गुड्स। ओके, जो फैक्ट्रीज में डायरेक्ट बनती है, टी शर्ट, शर्ट्स, बेडशीट्स, पर्दे वर्दे, या जो भी जितने भी आर्टिकल्स है, अलग 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 अलग। गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विद द मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो अब गुड्स को प्रोड्यूस करने के, हमने पहले क्या देखा, प्रोड्यूस करना पड़ता है गुड्स। अब कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो दो तरीके हैं, मैन पावर यानी इंसानों का इस्तेमाल करके ही सिर्फ, और मशीन्स के साथ, या मशीन से ही पूरा चल रहा है। सीधी सी बात है, मशीन चलाने के लिए भी इंसान चाहिए, लेकिन थोड़े से कम चाहिए। ओके, एग्जाम्पल, कल्टिवेटिंग पीस ऑफ लैंड। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात होगी पहले। ग्रोइंग फूड ग्रेन्स इज एन एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हावेवर, कन्वर्टिंग ऑयल सीड्स, अब प्रोडक्शन तो मैंने, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मैंने क्या किया, ऑयल सीड्स तो मैंने उगाया, तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया। लेकिन ऑयल सीड से मैं एडिबल ऑयल, और फिर उसको पूरा पैकेजिंग वगैरह करके फॉर्च्यून का तेल का डब्बा मैंने बना दिया अगर, तो ये मेरा मैन पावर और मशीन का यूज करके मैंने उसको पूरा एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये मेरा गुड्स हो चुका है अभी। ओके, सो however, converting oil seeds into edible oil with the help of manpower as well as machine power is an example of manufacturing of the goods. तो यहाँ पे goods को manufacture कर दिया. So there is production, there is manufacturing. Okay.
Now, distribution includes marketing of goods and services. It involves transport, warehousing, advertising, which facilitates transfer of goods from producer to final consumer. तो एकदम सिंपल, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्या होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचना है, जिसने बनाया और जिसको ये प्रोडक्ट चाहिए वहां तक पहुंचना कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचने में ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है, वेयर हाउसिंग इन्वॉल्व है, एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व है। पहले तो एडवर्टाइजिंग करेंगे, पहले तो वेयर हाउसिंग करेंगे। चलो, वेयर हाउसिंग में क्या होता है, स्टोर होता है। ये सब टॉपिक्स आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल में आने वाला है, इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे। सिर्फ वेयर हाउस क्या होता है बताता हूं। वेयर हाउस में हमने प्रोडक्ट स्टोर किया हुआ है। मेरा पूरा फैक्ट्री है नोकिया का बहुत बड़ा, मैंने सारे प्रोडक्ट्स मेरे नोकिया के मोबाइल मैंने स्टोर किए हुए, मुझे स्टोर करना पड़ेगा ना प्रोडक्शन करने के बाद। अब मैं एडवर्टाइजिंग करूंगा, एडवर्टाइजिंग करने के बाद उसका कंज्यूमर उसे लाइक ऑर्डर करेगा, फिर मुझे अब वो कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, जो वेयर हाउस से माल शॉप्स तक पहुंचाएगा। सो ये पूरे चेन को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। ओके, पूरा ये चीज। लेट्स रीड अहेड डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस। अच्छा, यहाँ पे पूरे पूरे सब्जेक्ट में आपको अलग अलग टर्म्स के डेफिनेशंस होंगे। डेफिनेशंस पर्टिकुलर इंसान, पर्टिकुलर जो भी हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, जो भी साइंटिस्ट वगैरह जो भी, उनके स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिसे कोटेशन से उन्होंने कवर किया होता है। एज यू कैन सी यहाँ पे कोटेशंस दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे स्टार्टिंग में और एंड में। इसका मतलब ये है कि ये उन्होंने एग्जैक्ट वो वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं, उन्होंने ये एग्जैक्ट वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए। आपको उसी वर्ड्स को एग्जैक्ट लिखना है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। इसको आपको बाय हार्ट करना है, रट्टा करना है, जो आपको समझना है समझो। इसे आप वर्ड टू वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। तो डेफिनेशंस हमेशा 3-3 बार लिखिएगा, बोलते बोलते लिखिएगा, उसको समझ लीजिएगा। लाइन तो मैं अभी समझा दूंगा, उसको समझ लीजिएगा। वो वर्ड्स आपको वर्ड टू वर्ड लिखने आना चाहिए, डेफिनेशंस। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का डेफिनेशन हमने 2 लोगों से लिया हुआ है, प्रोफेसर हेनी। तो प्रोफेसर हेनी करके है पर्सन, उन्होंने दिया है, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। तो एकदम सिंपल सा उन्होंने लाइन बोला है कि बिजनेस एक्टिविटीज वो सारी इंसान की एक्टिविटीज हो गई जिसका डायरेक्शन यानी जो जिसका मुद्दा ये है प्रोडक्शन करना और वेल्थ को प्रोसेस करना, यानी वेल्थ अक्यूमुलेट करना, उससे प्रॉफिट कमाना। ओके, सेकेंड डेफिनेशन दिया हुआ है प्रोफेसर प्राइड, ह्यूग्स एंड कपूर। तो ये शायद से पूरा बुक में एक होगा या कुछ 3 लोगों का नाम है ये। द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर अ प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई सोसाइटीज नीड्स। तो अगेन ये सारे वर्ड्स देखो, बार बार सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। ये सारे की वर्ड्स है, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट, सेल, सोसाइटीज नीड्स, प्रोड्यूस, ऑर्गेनाइज, एफर्ट्स, ये सब की वर्ड्स है जो हम बार बार हम यूज करने वाले पूरे साल। ओके, तो ये इससे फेमिलियर हो जाइए। ये लोग कहते हैं सेकंड डेफिनेशन में, ये एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, हमने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ, ये ऐसे ही नहीं है, बिजनेस ऐसे ही नहीं है, हमने उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इंडिविजुअल्स की एफर्ट का ऑर्गेनाइज्ड करके हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया है। अब उसको सेल करेंगे, प्रोड्यूस करने के बाद एंड सेल, ऐसे ही सेल नहीं करेंगे, सेल फॉर अ प्रॉफिट, मतलब जितने में बना है उतने में नहीं बेचूंगा, जितने में बना है उतने से कम में नहीं बेचूंगा, जितने में बना है उससे ज्यादा में बेचूंगा, उसे प्रॉफिट कहते हैं। तो सेल फॉर प्रॉफिट। तो अब इसमें क्या मैंने प्रोड्यूस किया होगा, द गुड्स एंड सर्विसेस, वो गुड्स एंड सर्विसेस जिससे सोसाइटी की नीड्स पूरी होती है, दैट सेटिस्फाई सोसाइटी नीड। अब मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जिससे कोई काम नहीं होता, जिससे कोई फायदा नहीं होता। कितनी बार ऐसा होता है, आप कोई प्रोडक्ट देखते हो, कोई ऐसा कोई चीज देखते हो जो एक टाइम एडवर्टाइजिंग में देखा होगा आपने, एड्स में, बट वो फिर चलती नहीं है, गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उससे एक्चुअल में जो लोगों ने सोचा था कि ये सोसाइटी की ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये सोसाइटी की ये नीड्स को टारगेट करेगा, वो कर नहीं पाती, इसलिए वो प्रोडक्ट फेल हो जाता है। ओके, तो सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करने वाले गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम यहां पर गिन रहे हैं। ओके, नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे एक टिपिकल टाइप ऑफ पैटर्न आपको देखने मिलेगा, हर एक चीज का फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस के फीचर्स क्या है, मतलब बिजनेस कैसा होता है, बिजनेस में क्या चीजें होती है, तो वो चीज यहाँ पे हम देखेंगे। बहुत ही प्यारे और सिंपल से पॉइंट्स है। आपको ये पॉइंटर्स जो है, जो मेन हेडलाइन है, वो आपको हो सके तो जैसा हो सके ये वैसी ही लाइन पूरे के पूरे ये इतने जो फ्रेजेस है वो याद कर लेने हैं पॉइंटर्स, और इसका कीवर्ड बना देना है। ओके, एंड
अंदर का जो मसाला है, अंदर का जो ये पैराग्राफ्स है अलग अलग, ये चीज आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये चीज आपको समझ लेनी है कि वो पॉइंट क्या है। जैसे कि पहला पॉइंट, एज आई कैन सी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इससे ही मुझे स्ट्राइक हो जाएगा, इससे ही मुझे पता पड़ जाएगा एन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सबसे पहले हमने नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक की बात की, जिसमें बिजनेस इकोनॉमिक में आता है, तो ये वही पॉइंट होगा। तो वो लाइन मुझे अपने हिसाब से मुझे एक्सप्लेन करने आनी चाहिए। ओके, सो ये आपको मेन जो पॉइंटर्स है उसके नाम अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छे से लिखने आने चाहिए। बाकी अंदर का मसाला आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने उस पॉइंट को एक्सप्लेन सही तरीके से किया है एंड एग्जांपल्स अगर दे दिया तो बेस्ट। ओके, सो लेट्स जस्ट रीड, लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं पैसे के लिए कर रहा हूं, मैं ऐसे ही फुकड़ में नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब विदाउट पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं ये काम, राइट? तो लेट्स रीड दैट। Business is an economic activity as it is undertaken to earn money. तो पैसे कमाने के लिए ही मैं कर रहा हूं, तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी आता है। ये लाइन यहां पे लिखी है। और लिवलीहुड, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग, सेंटिमेंट एक्सेट्रा। ये मेरा प्यार है इसलिए नहीं कर रहा हूं, मेरा बहुत अफेक्शन है, मेरी फीलिंग्स है इसलिए नहीं कर रहा हूं, सेंटिमेंट, मेरा बहुत सेंटिमेंटल फीलिंग्स है उससे रिलेटेड, इसलिए नहीं कर रहा हूं। मैं एक्चुअल में उस भले, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा लव अफेक्शन फीलिंग्स इन्वॉल्व होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही मोटिव होता है। ये थोड़ा सा एकदम ही रफ स्टेटमेंट है यहाँ पे एक्चुअली, बट फीलिंग्स एंड लव ये इन्वॉल्व होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक फाइनल गोल तो कमाना होता ही है, पैसा कमाना होता ही है, तो ही वो चीज का सेंस बनता है। वरना कोई इतनी मेहनत और वो इतना पूरा एनर्जी कैसे डालेगा, कितना रिसोर्सेस कैसे डालेगा वो चीज को फुलफिल करने के लिए। ओके, सो ये थोड़ा सा एकदम टेक्निकल वे में पढ़ने के लिए याद रखना कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग, सेंटिमेंट, इट इज प्योरली फॉर द रीजन टू अर्न मनी फ्रॉम इट। सो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। टू पार्टीज, टू पार्टीज एकदम सिंपल, इससे हम इतने से ही हम समझ जाएंगे टू पार्टीज का मतलब क्या होता है। मतलब यहाँ पे एक प्रोड्यूसर चाहिए, कंज्यूमर चाहिए। कंज्यूमर ही नहीं होगा, प्रोड्यूसर बैठ के क्या करेगा, है ना? और अगर प्रोड्यूसर ही नहीं है, प्रोडक्ट बनाने वाला ही नहीं, तो कंज्यूमर क्या करेगा? मतलब दो लोग होने चाहिए जिनके बीच में ये लेन देन होना चाहिए ना, सेल बाय के लिए, बाइंग सेलिंग के लिए दो लोग चाहिए मेरे को, राइट? सो टू पार्टीज इन्वॉल्व होना चाहिए। तो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एंड एक्सचेंज, तो जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी कहा, एक्सचेंज होने के लिए, ट्रांजैक्शन होने के लिए दो लोग हमें चाहिए। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर दो लोग चाहिए। मिनिमम टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज, मिनिमम दो, दो से ज्यादा हो सकते हैं। मिनिमम का मतलब होता है स्टार्टिंग के लिए दो चाहिए, दो से ज्यादा हो सकते हैं। Minimum two parties are required for exchange, the seller and the buyer. As I already told you, business transaction is a result of an agreement between the buyer and the seller, which may be oral or written. तो हम ये orally mostly करते हैं, written तो ज्यादातर होता नहीं है। written भी होता है कभी कभार, शेयर्स वगैरह जो होता है वो written transaction होता है कि आपने शेयर खरीदा, हमने शेयर लिया, उसका प्रूफ है। ओके, सो मोस्टली ओरली होता है, फिर भी कभी कभार जो बिल वगैरह जनरेट होता है उसको हम रिटर्न में कर सकते हैं अगर आप साइन वगैरह कर रहे हो उसमें। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन दो लोगों के बीच में होता है, बायर एंड सेलर, टू पार्टीज। याद रखना, वर्ड याद रखना, टू पार्टीज। प्रॉफिट मोटिव, तो अगेन ये देखो सारे पॉइंट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, याद रखना है कैसे। पूरा 6-7 जितने भी पॉइंट है कैसे याद रखना है, एक दूसरे से कनेक्ट है, लिंक करके रखो। प्रॉफिट मोटिव, तो ये तो अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे कमाना उसका हमारा जरिया है, उसके हमारा पीछे मोटिव है, तो उसको हम प्रॉफिट मोटिव बोलेंगे ना। बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज। तो बेसिक, सबसे बेसिक क्राइटेरिया बिजनेस चालू करने का, कोई भी क्यों सोचता है अरे ये करूंगा, ये आइडिया ये करूंगा, उसके बाद इतना पैसे कमाऊंगा। कोई भी फर्स्ट आइडिया कभी कभार ऐसे ही पहले सोचा जाता है, राइट, कि मैं उससे पैसे कमाऊंगा, प्रॉफिट बनाऊंगा, ये करके ये प्रोडक्ट बना के प्रॉफिट कमाऊंगा, right? So the basic purpose of business is to earn profit from its activities. Businessmen try to maximize the profit either by increasing the volume of sales or reducing its cost. तो अब ये important यहाँ पे, let me underline this important lines. अब किस तरह से वो अपना क्या कहते हैं प्रॉफिट बढ़ाता है? या तो वो वॉल्यूम यानी कि अपना प्रोडक्शन बढ़ा देता है। 100, अगर एक मशीन 100 टी शर्ट्स बना रहे थे तो उसका कॉस्ट उसको बहुत भारी पड़ता है। कितनी बार ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो आपने कभी नोटिस किया कि नहीं, बट ये थिएटर्स वगैरह का मैं आपको बता सकता हूँ। थिएटर में कभी कभार आप मॉर्निंग शो वगैरह जाओगे तो अगर 10 लोग नहीं होंगे एक शो के लिए तो वो लोग शो चालू नहीं करते क्योंकि उनको परवड़ता नहीं है।
मतलब 10 लोगों की टिकट अगर आ गई, 10 से ज्यादा हो गए तो ठीक ही है, बट 10 मिनिमम लोग अगर होंगे तो ही उनको उतना पूरा जो खर्चा है, एसी पूरे उसमें चालू करना, पिक्चर प्रोजेक्ट करना 2 घंटे के लिए, ये सब जो भी करना है वो उनको परवड़ना चाहिए। तो वॉल्यूम बढ़ाना यानी कि क्या होता है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना। 100 टी शर्ट बना रहा था तो एक ही दिन में 100 की जगह 200 बनाऊंगा तो मेरा कॉस्ट मैनेज हो जाएगा, ऐसा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, अपना इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, तो सेल्स को बढ़ा देना। 100 बेच रहा था मैं, तो 200 बेच रहा हूं, 300 बेच रहा हूं, 400 बेच रहा हूं। अब इसी का दूसरा नाम क्या है, दूसरी तरफ इसमें कॉस्ट कैसे कट कर सकता हूं। मतलब अब 100 टी शर्ट बनाने के लिए मेरे को कुछ खर्चा आ रहा था, 200 टी शर्ट तो बना रहा हूं, अब कॉस्ट मेरा कम नहीं हुआ, तो मुझे अब कुछ ऐसा तरीका ढूंढना है जिसमें कॉस्ट में कम करके लेके आ जाऊं। इलेक्ट्रिसिटी यूज कुछ कम करा दूं, या मैं जितने वर्कर्स है उसमें कुछ लेस करा दूं, या किसी भी तरह से कॉस्ट रिड्यूस करा दूं। तो या तो सेल्स बढ़ा दूं, 100 का 200 बेचना चालू करो, 300 बेचना चालू करो, या तो आप खर्चा अपना कम करा दो। 100 ही बेच रहे हो लेकिन आपने खर्चा कम कर दिया तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। इट इज द स्पाइन ऑफ बिजनेस विच कीप्स द बिजनेस गोइंग ऑन इन द लॉन्ग टर्म। तो अब ये लाइन तो अभी देखिए, आप अगर आंसर्स लिखोगे जब ऐसा, तो ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जैसी नहीं है। मतलब आपने मेन बात मुद्दा लिख दिया, तो ये लाइन अगर याद रही तो ठीक, नहीं रही तो भी ठीक, वैसी लाइन है ये कि प्रॉफिट क्या है, इट इज द स्पाइन, उस बैकबोन है, बिजनेस का बैकबोन है प्रॉफिट। ओके, इट इज द स्पाइन ऑफ द बिजनेस, ताकि बिजनेस आगे बढ़ता रहे, कंटिन्यू रहे लॉन्ग टर्म के लिए। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, और हर एक का प्रॉफिट अलग अलग होता है। फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगेन सिंपल, हमने याद रखो ये पूरे पॉइंट्स, ये सारे वर्ड्स आपने डेफिनेशन में पढ़े, डेफिनेशन के अंदर ही सारे पॉइंट्स छुपे हुए हैं। याद रखो, ये भी एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे ये सब याद रखना है। सो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस का फीचर क्या है, वो प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। तो अब एक्सचेंज होने से पहले प्रोड्यूस होना चाहिए, राइट। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है। गुड्स आर आइदर मैन्युफैक्चर्ड, हमने देख चुके मैन्युफैक्चर क्या होता है, और प्रोक्योर्ड फॉर फ्रॉम द सप्लायर, यानी कि हमने उसको किसी सप्लायर से लिया। मतलब मैं एक्चुअल में मैंने वो नहीं बनाया, मेरा फर्म बनाता नहीं है, मेरा फर्म दूसरे किसी फर्म से वो लेता है। दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरिंग फ्रॉम द सप्लायर। एक सप्लायर है, वो मुझे प्रोवाइड करता है, वो मैंने खाली आगे बेच दिया। ओके, विद द एम ऑफ सेलिंग इट फर्दर, देखो आगे बेच दिया, विद द एम ऑफ सेलिंग इट फर्दर टू द कंज्यूमर्स फॉर प्रॉफिट। तो यहाँ पे एक सिंपल सा आप ले सकते हो, प्रोड्यूसर एक आपने ले लिया, मैन्युफैक्चरर एक ले लिया, होलसेलर्स जो होते हैं, तो होलसेलर भी एक बिजनेस हो गया ना उनका। तो होलसेलर्स जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरर उनसे लिया और आगे रिटेलर्स को और कंज्यूमर्स को डायरेक्ट बेचते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योर्ड फॉर फ्रॉम द सप्लायर। फिफ्थ पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब सिंपल बात, प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड सर्विस तो एक्सचेंज होना चाहिए, तो ही तो बिजनेस होगा। बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ मनी और मनीज वर्थ। तो या तो डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व होता है या तो इनडायरेक्टली मनी इन्वॉल्व होता है, ऐसा वो कह रहा है। मॉनेटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विथ मनी। तो एकदम सिंपल सा टर्म है, मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है वो बताया। मतलब आपने पैसे से लेन देन किया तो आपने मॉनेटरी एक्सचेंज किया। बाइंग नोटबुक फॉर कैश, तो आपने बुक खरीदी, पैसे दिए। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विस आर एक्सचेंज फॉर सम अदर गुड्स एंड सर्विस, व्हीट इज एक्सचेंज फॉर राइस। तो बार्टर सिस्टम तो आज की तारीख में इतना होता नहीं है, बट बार्टर सिस्टम आप जानते ही हो। बार्टर सिस्टम क्या होता है, यानी मेरे पास कोई गुड्स है, आपके पास कोई गुड्स है, मैं आपको मेरा गुड्स वो थोड़ा सा दे रहा हूं, आपने उसके बदले में मुझे आपका गुड्स दिया है। सो राइस और व्हीट ऐसा हमने एक्सचेंज कर दिया, दैट्स कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर ओन कंजम्पशन, हम खुद के लिए ही, खुद ही कंज्यूम करने के लिए अगर गुड्स बनाते हैं, दैट इज स्टिचिंग अ ड्रेस फॉर अ डॉटर, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी, बट स्टिचिंग अ ड्रेस इन अ टेलरिंग शॉप एंड टेकिंग स्टिचिंग चार्जेस फॉर दैट इज अ बिजनेस एक्टिविटी। तो यहाँ पे अगेन उन लोग ने बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है वो यहाँ पे बताने की कोशिश की है। कि आपकी मम्मी अगर टेलरिंग जानती है और आपकी मम्मी ने आपके लिए ड्रेस सिया है, अगर ड्रेस बनाया, कोई भी फ्रॉक बनाया, जो भी बनाया, तो उसका आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि मम्मी का टेलरिंग का ये लाइक ड्रेस का बिजनेस है। ओके, लेकिन वही चीज अगर आप बाहर मम्मी ये बना के, बहुत सारे ड्रेस बना के लोगों को बेच रही है, उसकी जगह उसके बदले में पैसे ले रही है, तब वो बिजनेस एक्टिविटी कही जाएगी।
Similarly, if goods are donated or given as a gift, then it cannot be considered as business activity. तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये लाइन को लिख लीजिए कि अगर वो डोनेट किए गए, अगर मैं खुद से ऐसे चैरिटी जैसा दे रहा हूँ कि हाँ मेरा नोकिया, जैसे आप देखते हो इवेंट्स फंक्शन में, जैसे कपिल के शो वगैरह में किसी को मोबाइल दिया जाता है, ओप्पो का मोबाइल या जो भी मोबाइल दिया जाता है, तो वो एक तरह से गिफ्ट मिला गया है, उसको हम वहां पे बिजनेस एक्टिविटी, वहां पे उन्होंने पैसे नहीं लिए, वो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं एक तरह से। इतने लोग जो देख रहे हैं, सब लोग ने देखा, अरे ओप्पो का मोबाइल है, ओप्पो का मोबाइल, तो आप जाके उसको सर्च करते हो, आप उसको खरीदने की सोचते हो, तो उनका वो टेक्निक है, वो वहां पे एज ए गिफ्ट दिया गया था। ओके, वैसे ही अगर कोई चैरिटी फंक्शन में मैंने, मेरा गुड्स है, मेरा टी शर्ट्स वगैरह है, मैंने डोनेट कर दिया लोगों को, तो ये डोनेशन और गिफ्ट को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, बिजनेस एक्टिविटी में कंसिडर नहीं करते हैं। डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, तो अब एकदम सिंपल, एक्चुअली पॉइंट कुछ ऐसा, अब ज्यादा कुछ फर्क नहीं है कि अब बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं उसे हम डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कंसर्न विद आइदर गुड्स और सर्विसेज, तो हर बिजनेस, जो भी बिजनेस उठा के ले लो, या तो वो लोग कुछ गुड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या तो उसे बना रहे, या तो उसे आगे बेच रहे, या तो उसको खरीद के आगे बेच रहे, वो सब काम कर रहे हैं, या तो कोई सर्विस से रिलेटेड काम कर रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट टेक प्लेस, तो अगर गुड सर्विस नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। दिस गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, तो ये थोड़ा सा यह देखते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है। एकदम सिंपल सी बात, कंज्यूमर गुड्स यानी डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए बनी होती है, कंज्यूमर यानी डायरेक्ट कंज्यूमर हम लोग हैं, हमारे कंजम्पशन के लिए बनी होती है, उसे कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। जबकि कैपिटल गुड्स, कैपिटल प्रोडक्शन के पार्ट्स होते हैं अलग अलग, कैपिटल कैपिटल यानी कि जो पैसा मैं लगाता हूं, जो एसेट्स में स्टार्टिंग में लगाता हूं, सो ये मेरा आगे गुड्स को बनाने में काम आता है, उसे कैपिटल कहा जाता है। तो कैपिटल गुड्स जो होते हैं, यानी कुछ जैसे कि मशीनरी हो गई कोई, ओके, अब मशीनरी, ये मशीनरी मोबाइल को असेंबल करती है, तो अब मैंने मशीनरी खरीदी, वो मैंने जो ये किया वो मेरा कैपिटल गुड्स है। ये मशीन बनाने वाली कोई अलग फर्म है, मैं मशीन नहीं बना रहा हूं, मेरा काम है मोबाइल में डील करना, तो ये मशीनरी हो गई, अलग अलग प्लांट फर्नीचर हो गया, मेरे जो ऑफिस में लग रहा है, ये सारा चीज कैपिटल गुड्स होता है। However, services created for business purpose are intangible, which are essential for doing the business. अब services intangible होती है, तो intangible word क्या होता है, मैं आपको explain करता हूं। पहले आपने ये word, आप अकाउंट्स अगर आप पढ़ना चालू कर दिए तो आप ये सारा चीज उसमें भी आएगा, कैपिटल गुड्स वगैरह ये सब अकाउंट्स में भी आएगा, ओके, कॉमर्स के सेक्शन में। सो इनटेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल यानी वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे टेंजिबल आइटम्स कही जाती है। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं टीचिंग करता हूं, तो आप बोलोगे बताओ किधर है टीचिंग, किधर है, तो टीचिंग एक सर्विस है, ओके, वो इनटेंजिबल है, वो दिखाई नहीं देती है, लाइक, ओके, समझ में आ रहा है थोड़ा सा। एक और एग्जांपल अगर दूं तो टूरिज्म की बात करते हैं, बहुत सिंपल सा, टूरिज्म जो टिकट बुकिंग है, ये सब जो चीज है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपना, ओके, डॉक्टर्स जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सीए वाले जो काम करते हैं वो लोग, सब लोग सर्विस प्रोफेशनल, ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो इनटेंजिबल है, वो ऐसा बोल नहीं सकता कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैं बेच रहा हूँ, सीए वाला कुछ ऐसा नहीं बोलेगा दिस इज माई सर्विस, ये मैं बेच रहा हूँ, ओके, गुड्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। तो सर्विसेज जो होते हैं वो इनटेंजिबल होते हैं, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्री के नाम ले लिया उन्होंने, पूरा ट्रांसपोर्टेशन वो सारी सर्विस हो गई, ओके, टूरिज्म वूरिज्म सब उसमें आ गया। बैंकिंग सर्विसेज, तो बैंकिंग में कैशियर वैशियर जो भी पूरा बैंकिंग पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा सर्विस है, सर्विस इंडस्ट्री है। इंश्योरेंस वाला जो भी एलआईसी वगैरह जो है वो पूरा सर्विस इंडस्ट्री है, ओके। यहाँ पे देखो गुड्स का जो कंज्यूमर गुड्स और ये कैपिटल गुड्स का यहाँ पे दिया हुआ है, टी, मिल्क, पेंसिल, ये आप डायरेक्ट कंज्यूम करते हो, डायरेक्ट यूज करते हो, कंज्यूमर, उसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। कैपिटल गुड्स मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, ये कंज्यूमर यूज नहीं करता, वो बिजनेसमैन यूज करता है। कैपिटल गुड्स कौन लेता है, बिजनेसमैन लेता है, ओके, तो ये लॉजिक आपको समझना है यहाँ पे। कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, तो अब 7th पॉइंट ये है कि ये जो डीलिंग्स है गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर आप जो डील कर रहे हो ये कंटिन्यू होनी चाहिए। मतलब अगर आपने एक बार खाली कुछ चीज किया, एक बार आपने कुछ OLX पे आपने अपना स्कूटी बेच दिया, तो उससे आप स्कूटी बेचने वाले नहीं बन जाते हो,
उससे आप बिजनेस पर्सन नहीं बन जाते जो स्कूटीज में डील करता है या बाइक में डील करता है। ओके, वो कंटिन्यूटी, अगर आप बार बार वो कर रहे हो कि आप लोगों की फिर अब आप स्कूटीज ले लेके बेच रहे हो और उसमें अपना प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, आई एम इन द बिजनेस ऑफ सेकेंड हैंड सेलिंग एंड बाइंग करके, ऐसा। ओके, सो एक बार करने पे वो नहीं होता, रेगुलर बार बार होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए डीलिंग्स के अंदर, तब जाके हम उसे बिजनेस कहते हैं। Every business requires regularity in transactions. One single transaction does not constitute business. एक बार किया हुआ चीज को हम business नहीं बोल सकते हैं. If a person sells his own motor car and earns profit, then it is not considered as business. जो example मैंने दिया वैसा ही है यहाँ पे भी same. But if it is a car dealer, अगर वो car dealer है और अगर वो purchase और sell regularly करता है, तो उसे business activity कहते हैं. अनसर्टन रिटर्न्स, 8 पॉइंट है आपका, अनसर्टन रिटर्न्स, यानी हमें पता नहीं है, सर्टन नहीं है। सर्टन यानी कि जिस चीज का मुझे थोड़ी सी गारंटी हो। अनसर्टन, मुझे पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मेरा लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या होगा मुझे पता नहीं। जैसे कि अभी जो सिचुएशन चल रही है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, इट इज अनसर्टन। किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था, किसी बिजनेस पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा टाइम भी आ सकता है कि पूरा बिजनेस ठप पड़ सकता है हमारा। सो दैट इज अनसर्टन। तो अनसर्टन रिटर्न्स होते हैं। बिजनेस के अंदर हमेशा एक रिस्क होता है, रिस्क है तो इश्क है, राइट, वैसा वाला चीज। इन बिजनेस द रिटर्न्स आर नेवर प्रिडिक्टेबल, कभी गारंटीड नहीं है। रिटर्न्स क्या आएंगे हमें पता नहीं है। बिजनेसमैन में अर्न प्रॉफिट और सफर अ लॉस, वो या तो कमा सकता है या तो उसे लॉस झेलना पड़ेगा। एलिमेंट ऑफ रिस्क, तो ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड ही है। रिटर्न का गारंटी नहीं है मतलब क्या है, रिस्क है। रिटर्न्स अनसर्टन है मतलब क्या है, रिस्क है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस में रिस्क होता ही है। पहले हर बिजनेसमैन 1-2 साल तो ऐसे 5 साल सोच के ही चलता है कि बाबा 5 साल तो कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है, बस मेरे को बिजनेस सेट करना है, उसके बाद प्रॉफिट चालू होगा, ऐसा। तो रिस्क लेके ही बिजनेस चालू होता है। रिस्क इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज कंसर्न विद एक्सपोजर टू लॉस। तो रिस्क यहाँ पे हम क्या लेते हैं, लॉस का हम रिस्क ले रहे हैं ना। जो भी पैसा लगाएंगे, जो भी हम चीज इस्तेमाल करेंगे, वो हमारा सब चला जा सकता है, तो वो लॉस का हम रिस्क ले रहे हैं। इट इज ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट। तो अनफेवरेबल जो हमारे फायदे में ना रही वैसे कुछ इवेंट हो गया, अनडिजायरेबल जो हमें नहीं चाहिए था वैसा कुछ हो गया, उसकी वजह से लॉस होता है। एवरी बिजनेस विल हैव सम और द अदर रिस्क। इंटेंसिटी ऑफ द रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कांट बी अवॉइडेड। तो रिस्क हो भी गया, वो रिस्क हमने ले भी रहे तो उसको हम कम कर सकते। कुछ ऐसा कर दो, इंश्योरेंस ले लिया, जैसे कि मैं डील कर रहा हूं पेपर या कोई किसी चीज में, और मुझे पता है यहाँ पे आग लग सकती है, फायर वगैरह, तो मैं फायर इंश्योरेंस करा के लेता हूं। तो अब रिस्क तो है, फायर हो सकती है, लेकिन मैंने मिनिमाइज कर दिया रिस्क को कि मैंने फायर इंश्योरेंस ले लिया, गलती से आग भी लग गई मेरे गोडाउन में तो मेरे को इंश्योरेंस वाले पैसे थोड़ा दे देंगे। तो ये मैंने मिनिमाइज कर दिया, मैंने अवॉइड नहीं कर सकता हूं। आग तो लग सकती है, तो कभी भी लग जाएगी, ऐसा। Certain factors are beyond the control of businessmen, like changes in consumer taste, likes, dislikes, fashion, changes in the methods of production, fire, theft, natural calamities, etc. No business is free from the above mentioned factors. हर बिजनेस को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती। क्या कि कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया, उसे अब पसंद ही नहीं है, ये चीज पसंद नहीं। आप कोई चीज बना रहे थे, उसको अब पसंद ही नहीं है, वो उसको नहीं पसंद है, तो अब वो हमारा पूरा धंधा चॉप हो जाएगा। लाइक्स डिसलाइक्स बदलते रहते हैं, फैशंस इतने चेंज होते रहते हैं। जो पुराने अब फैशंस है, बेल बॉटम पैंट्स वगैरह, आज आपको देखने नहीं मिलते। तो उनके जो फर्म्स है उन्होंने बनाना छोड़ दिया, क्योंकि अब उनको भी पता है कि कंज्यूमर का डिमांड नहीं है, फैशन चला गया है। तो प्रोडक्शन मेथड चेंज हो जाता है। फायर थे, फायर का मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी दिया। तो ये सब रिस्क है अलग अलग। नेचुरल कैलेमिटीज यानी फ्लड्स आ गए, या कुछ कोई तूफान आ गया या कोई भी अर्थक्वेक आ गया, दैट इज नेचुरल कैलेमिटीज। तो ये सारे अलग अलग रिस्क बिजनेस को लेना ही पड़ता है। लास्ट पॉइंट है, फीचर जो है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस है, दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पूरे एक्चुअली ऊपर के जितने भी पॉइंट है वो इस पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। अगर आपने प्रोडक्शन कर लिया, अगर आपने प्रोड्यूस कर लिया आपका गुड्स एंड सर्विस जो भी है, अगर आपका कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है, अगर उस गुड सर्विस से उसकी कोई नीड पूरी नहीं कर पाए आप पूरी तरह से, उसे आप संतुष्ट नहीं कर पाए, वो सोच रहा है यार क्या ये ले लिया मैंने, या क्या ये चीज है, ये बुरा एक्सपीरियंस अगर उसको हो गया, सेटिस्फाई नहीं रहा, डिससेटिस्फाई वाली फीलिंग रह गई, तो आपका बिजनेस उधर ही ठप हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर इज द किंग। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का।
कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट एम, इसलिए उसको अल्टीमेट कहा गया, अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब सबको वहां पे पहुंचना ही, वो नहीं हुआ तो कुछ पीछे वाला कुछ मैटर ही नहीं करेगा. एंड बिजनेस इज नॉट एन एक्सेप्शन टू इट. मॉडर्न बिजनेस बिलीव्स इन satisfying the customers by providing quality products and services at a reasonable price. The purpose of business is to create and retain the customers. तो अब कस्टमर्स क्रिएट तो करना और मुझे क्रिएट करना है, लेकिन उसको रिटेन करना, मतलब उनको कंटिन्यूटी रखना. आपने एक बार एक जगह से प्रोडक्ट लिया, आपको सामने वाला इतनी अच्छी सर्विस देगा, फॉलो अप देगा, कॉल करेगा, सर दिवाली में कुछ गिफ्ट देगा, पर्सनल डिस्काउंट देगा, तो आप नेक्स्ट टाइम फिर से उसके पास ही जाओगे, फिर से वापस और 2 लोग को भी बोलोगे अरे वहां से लेना, वहां से लेना. तो आपने रिटेन कर दिया वहां पे, वो बिजनेस वाले ने आपको वहां पे रिटेन करके रखा हुआ है, उसे कहते हैं रिटेनिंग द कस्टमर्स. एंड जो न्यू कस्टमर्स बनाते जा रहा है उसे कहते हैं क्रिएट द कस्टमर्स. ओके, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेसेस, एंड उसी के साथ अपना बिजनेस वाला टॉपिक खत्म होता है. नेक्स्ट हमारा है प्रोफेशन. प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इज बेसिकली लीडिंग टू सर्विसेज. सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशन वाले में. सो प्रोफेशन इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर विच अ पर्सन यूजेस एजुकेशनल नॉलेज. जैसे कि यहाँ पे मैं टीचिंग जो कर रहा हूँ वो मेरा प्रोफेशन हो जाता है. एजुकेशनल नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल स्किल है कुछ ना कुछ, डॉक्टर्स का कुछ एक स्किल होता है, वो उसने सीखा हुआ है, कैसे ऑपरेशन करना है, कैसे कट करना है, कैसे हार्ट बाहर निकालना है, उसको ठीक करना है, वापस लगाना है, सीना है. तो ये उसने स्किल अपना एक डेवलप किया हुआ है, जिसके बदले में वो आपसे पैसे लेगा, फी लेगा, उसे फी कहा जाता है, उसके इनकम को फी कहा जाता है. ओके, प्रोफेशन इज अ पार्ट of economic activities under which a person uses educational knowledge, special skill to render services. Services देना उसे कहते हैं rendering the service. Word render, नए नए वर्ड सीखते जा रहे हो, लिखते जाओ ये सारे वर्ड्स. To render services for earning some income. ये फुकट में ऐसे ही नहीं कर रहा है, सोशल वर्क नहीं करने बैठा है यहाँ पे वो, उसको कुछ ना कुछ इनकम चाहिए. डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एटसेट्रा. फीचर्स, इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहले तो एम, एवरी प्रोफेशनल इज प्रैक्टिस्ड फॉर अर्निंग मनी. सीधी सी बात है, कोई भी सीए क्यों बन रहा है, डॉक्टर क्यों बन रहा है? पैसे कमाने के लिए. ऑल्सो दे रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. अपनी सर्विस देके वो क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. क्लाइंट प्रॉब्लम में है, उसको कोई तकलीफ है, उसको कुछ पेट दुख रहा है, जो भी हो रहा है, डॉक्टर आता है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, पैसे लेता है, ये उसने उसको प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर दी अपनी सर्विस रेंडर करके. तो ये उसका पूरा मेन एम यही है प्रोफेशन का. क्वालिफिकेशन जरूरी है यहाँ पे. अब बिजनेसमैन होने के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये हो जाता है, लेकिन नॉलेज जरूरी है. क्वालिफिकेशन और नॉलेज में बहुत फर्क है, लोग बहुत कंफ्यूज कर देते हैं. मैं बहुत बार ये मीम्स वगैरह देखता हूँ लोगों के, ये कि बिल गेट्स ने पढ़ाई नहीं की थी, स्टीव जॉब्स ने पढ़ाई नहीं की थी. ये सब बहुत गलत, ये सब हम लोग 10th के टाइम पे भी बहुत सारे लेक्चर्स में बात कर चुके हैं. ये सब बहुत गलत है. नॉलेजेबल होना, स्मार्ट होना इज अ डिफरेंट थिंग, क्वालिफिकेशन होना इज अ डिफरेंट थिंग. क्वालिफिकेशन एक चिट्ठा होता है, डिग्री होती है, पेपर होता है, जिसके ऊपर लिखा है यू आर सर्टिफाइड टू डू दैट. मैं कहूं कि मुझे डॉक्टरी आती है, मैं कहूं मैं आपका इलाज कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास अगर वो पेपर नहीं है जो बताए कि मैं डॉक्टरी जानता हूं, तो वो गलत हो जाएगा. तो ये जितने भी प्रोफेशन जो होते हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन जरूरी होती है. फॉर एग्जाम्पल टीचिंग के लिए आज की तारीख में बीएड कंपलसरी होता है. प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस ओनली आफ्टर अक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन. उसके लिए जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए वो आना जरूरी है. ईच प्रोफेशन हैज अ सर्टेन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज. हर एक प्रोफेशन का खुद का एक नॉलेज होता है जो हमें अक्वायर करना होता है. दिस नॉलेज हैज टू बी अक्वायर्ड ओनली बाय सिस्टमैटिक फॉर्मल ट्रेनिंग. तो एक जो सिस्टम के हिसाब से ट्रेनिंग के अनुसार उसको आपको एक्वायर करना होता ही है. वन कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज इज अक्वायर्ड. तो उसके बिना वो प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा. थर्ड, फाइनेंशियल रिटर्न्स. तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिटर्न यानी पैसे हमको जो आते हैं वो क्या है? प्रोफेशनल गेट्स फीस इन एक्सचेंज ऑफ द सर्विस. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, जो यहाँ पे पैसे आते हैं उसे हम फीस कहते हैं. प्रोफेशनल्स गेट फीस इन एक्सचेंज ऑफ द सर्विस. इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल इज नॉट फिक्स्ड. अब ये फिक्स नहीं है. कोई कभी डॉक्टर का जब हम डॉक्टर को जाते हैं आजकल, वैसे मेन तो एक फिक्स होता है 100-200 चार्जेस फॉर सीइंग, लेकिन उसके बाद जो भी खर्चा होता है, जो भी दवाई वगैरह रिलेटेड, तो वो फिक्स नहीं होता है. तो वो जो फी होता है वो फिक्स नहीं होता है, ऐसा होता है. टीचर्स में भी अगर बात करें तो अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से, अलग अलग बच्चे के हिसाब से, फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से फीस अलग अलग हम चार्ज करते हैं. सो इनकम जो है प्रोफेशन का वो फिक्स नहीं होता है.
प्रोफेशनल्स कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयड। तो या तो मैं खुद का गाला खोल के बैठ जाता हूं, टीचिंग का क्लासेस खोल के मैं बैठ गया, तो अब ये भी हो सकता है कि उसको हम बिजनेस की तरह भी लिया जाता है, ठीक है। तो बिजनेस और ये मर्ज भी हो सकता है, ये भी आपको समझना है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, या तो मैं किसी स्कूल वगैरह में काम कर रहा हूं। सेम चीज डॉक्टर का ले सकते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट का ले सकते हैं। खुद का फर्म अगर खोल दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, या तो वो किसी फर्म के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर रहा है। ओके, तो ये आपको यहां पे समझना है। A working chartered accountant gets salary, but those who practice privately, self employed gets fees। तो अब अगर वो वर्किंग है, यानी कि वो किसी फर्म के अंदर है, किसी कंपनी के अंदर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग का काम करता है, तो वहां पे उसको सैलरी मिलेगी, उसे हम फीस नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो प्राइवेटली सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसे हम उसकी सर्विसेज को फीस कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको समझना है एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है, बिजनेस में भी चला जाता है। खुद का क्लास खोल दिया तो मेरा प्रोफेशन को मैंने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैंने एक स्कूल में काम कर दिया तो मेरे प्रोफेशन को मैंने एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना है, कैसे वो कनेक्टेड है तीनों पॉइंट। कैपिटल, तो अब यहाँ पे खुद का अगर इंडिपेंडेंटली ओपन करना है तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसे को क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल बोलते हैं। प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल्स एक्सेप्ट अ जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल। तो खुद का चालू करने के लिए आपको बड़ा कैपिटल चाहिए। डिस्पेंसरी खोलना है, सारे आर्टिकल्स लाने हैं, जो भी है बेड वेड बनाना है, जो भी है सब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होगा डॉक्टरी का वो लाना है, दवाइयां लानी है बेसिक उसके पास, ये सब उसको कैपिटल चाहिए फॉर सेटिंग इज प्रैक्टिस। इट डिफर्स फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन, हर प्रोफेशन का अलग अलग होता है। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको रजिस्टर करना पड़ता है, आपका बिजनेस है, यहाँ पे आपने किया है। सीए वालों को बहुत ही स्ट्रिक्टली रजिस्टर करना पड़ता है। अगर सीए वाले ने अपना फर्म खोला तो वो कहीं और काम नहीं कर सकता, ऐसा भी होता है, दोनों जगह पे नहीं कर सकते। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मेंबरशिप्स होती है, उनकी कुछ पर्टिकुलर संस्थाएं होती है जहां पे वो अपने आप को रजिस्टर करता है, वहां से उनको सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ बाबा ये ऐसा ऐसा यहाँ पे प्रैक्टिस चला रहा है। Some professions have a council which regulates the activities of professional। तो ये काउंसिल बनी होती है, ये एक संस्था बनी होती है जो उनके काम को रेगुलेट करती है, मतलब उनके काम को देखती है, उनको गाइड करती है, उनको गाइडलाइंस देती है कि ऐसे ही आपको काम करनी है, ऐसा चीज आप नहीं कर सकते हो, वगैरह वगैरह। These professionals have to register themselves with their respective council and get a certificate of practice। For example, Bar Council of India for lawyers, तो लॉयर बनने के लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे आपको वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। फिर ICAI, दिस इज फॉर सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स। द कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन बाय देयर रेस्पेक्टिव काउंसिल मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय एवरी प्रोफेशनल। तो जैसे मैंने कहा कि हर एक जन को कुछ ना कुछ वो लोग एक लॉस देते हैं फॉलो करने के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट जिसे कहा जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट यानी आपको किस तरह से अपना बिजनेस चलाना है, आपका काम चलाना है, सर्विस कैसे देनी है, ये चीज बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है, रूल्स एंड रेगुलेशन। Every practicing professional has to acquire membership from the respective council। जिसका जो भी प्रोफेशन है, उसका जो भी काउंसिल है, उसके पास से उसे मेंबरशिप लेनी पड़ती है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस देखो मैंने चालू किया, मेरे बाद मैंने अपने भाई को, मेरे बच्चे को, मैंने अपने रिश्तेदारों में उसको आगे ट्रांसफर कर दिया, मैंने रिटायर हो गया बिजनेस से। ट्रांसफर हो सकता है बिजनेस, लेकिन जो हमारा स्किल है, जो सर्विस यहाँ पे प्रोफेशन का जो सर्विस स्किल है उसके पास, वो मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ। मेरा जो नॉलेज है डॉक्टरी का, वो मैं किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ कि भाई तू कर ले अभी मेरे जगह पे। सो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, लेट्स रीड दैट। आपको ये देखो, मैं आपको पॉइंट से ही आपको समझाने की सारे कोशिश कर रहा हूँ कि क्या अंदर होगा, ये जरा आप लॉजिक समझिए ताकि आपको भी उसी तरह से वो याद रहे। आपको बस फिर रीड करना है 2-3 बार ताकि आपको ये लॉजिक लिखने आए इनकी भाषा में। प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन ऑन द विल ऑफ द प्रोफेशनल। मेरी मर्जी होगी तो भी मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता। अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन और डॉटर हु हैज टू नॉट कंप्लीटेड कंसर्न मेडिकल एजुकेशन। तो अगर बेटे और उसकी बेटी ने मेडिकल एजुकेशन नहीं लिया है तो वो अपना नॉलेज नहीं दे सकता है। सिंपल सा पॉइंट। नेचर ऑफ वर्क, तो यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है? प्रोफेशन चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज। तो यहाँ पे हमारा कोई गुड्स में डीलिंग नहीं हो रहा था कि मैंने कोई आपको चीज दी उसकी जगह पे पेमेंट लिया। यहाँ पे मैं आपको सर्विस दे रहा था कोई चीज जिसके बदले मैंने फी लिया। ठीक है, तो नेचर ऑफ वर्क, ये पॉइंट थोड़ा सा वियर्ड सा है लेकिन याद रखिएगा। नेचर ऑफ वर्क,
तो प्रोफेशंस चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज एंड आर्किटेक्ट डिजाइन्स द लेआउट ऑफ द ऑफिस फॉर फीस। तो आर्किटेक्ट अपना सर्विस क्या दे रहा है, वो पूरा लेआउट बना के दे रहा है ऑफिस का और उसके बदले में वो कोई फीस लेके जा रहा है। तो इस तरह का वर्क होता है, नेचर ऑफ वर्क इस तरह का है। थर्ड हमारा है एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने बिजनेस देख लिया, हमने प्रोफेशन देख लिया, हम एम्प्लॉयमेंट देखेंगे। बहुत ही सिंपल है। इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, यहाँ पे हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने समझो मेरा हॉस्पिटल ओपन कर दिया, अब हॉस्पिटल के लिए मैं बहुत लोगों को रख रहा हूँ अपने पास, नर्स, डॉक्टर, प्यून वगैरह जो भी है, तो मैं अब एम्प्लॉयर हूँ, वो सारे मेरे एम्प्लॉई है। ओके, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ये वर्ड आएगा, देखिए सेकंड अभी है, देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, लेट मी मार्क दिस फॉर यू। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन होता है जहां पे मैंने एक बिजनेस मेरा एक चालू किया है, फर्म जो भी है मेरा, और उसमें मैंने लोगों को हायर किया हुआ है। ओके, रिलेशन जो एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु ऑफर्स द जॉब, जो जॉब ऑफर करता है एम्प्लॉयर होता है। पर्सन हु एक्सेप्ट्स द जॉब इज कॉल्ड द एम्प्लॉई, और जो जॉब करता है उसे एम्प्लॉई कहा जाता है। रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन आर एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम। रेम्यूनरेशन यानी कि क्या सैलरी होगा, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको ये टाइम पे आना पड़ेगा, इतने आवर्स काम करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा शिफ्ट ऐसा करना पड़ेगा, आपको मेडिकल बेनिफिट ऐसा होगा, ये जो भी है टर्म्स एंड कंडीशन, वो दोनों ही उस चीज पे एग्रीमेंट करते हैं, उस पे साइन करते हैं वगैरह वगैरह। इसके फीचर्स क्या है, लेट्स रीड दैट। सबसे पहले इसका भी एम, द मेन एम इज टू अर्न मनी। सबका मेन एम, कोई भी देखो तीनों की तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो तीनों के अंदर ये पॉइंट आना ही था। सबके अंदर मेन एम क्या है, टू अर्न मनी। मेन एम इज टू अर्न मनी फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स। दोनों की नीड्स पूरे हो रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय का भी काम निकल रहा है, एम्प्लॉयर का भी काम निकल रहा है, दोनों को पैसे मिलते हैं। क्वालिफिकेशन, यहाँ पे अब क्वालिफिकेशन क्या है, ईच जॉब रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन, हर एक का कुछ ना कुछ। अब मुझे अगर मेरा हॉस्पिटल है तो मुझे स्पेसिफिक नर्स उस पर्टिकुलर स्किल वाली ही चाहिए, मुझे प्यून उस पर्टिकुलर स्किल वाला ही चाहिए, उस काम वाला ही चाहिए। वैसा स्पेसिफिक जॉब का स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होता है। स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ द जॉब। तो स्किल्ड यानी कि नर्स को मैंने हायर किया, वॉचमैन को रखूंगा तो अनस्किल्ड हो गया, मतलब कि वॉचमैन में किसको भी रख सकता हूं, जिसको बेसिकली इंटरेस्टेड है उसको रख सकता हूं। उसके लिए वॉचमैन को अलग से कोई डिग्री लाके मुझे बताने की जरूरत नहीं कि अरे देखो मैंने वॉचमैन ही की हुई है, मैंने 3 साल का कोर्स किया है, ऐसा कुछ जरूरत नहीं। तो अनस्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर की बात हो रही है यहाँ पे। स्किल्ड जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, तो वही बात एक्सप्लेन की यहाँ पे कि स्किल जॉब यानी कि कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया चाहिए, नर्स का कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतना इतना क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह, तो ही उसे रख सकता हूँ। यहाँ पे भी जॉब ऑफ नर्स का एग्जांपल दिया हुआ है, बट नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर अनस्किल्ड जॉब, जैसे कि ऑफिस बॉय हो गया, वॉचमैन हो गया, प्यून हो गया वगैरह वगैरह। मॉनिटरी रिटर्न्स, तो यहाँ पे मॉनिटरी रिटर्न्स कैसे, वेजेस एंड सैलरी। तो यहाँ पे जो भी काम होता है फैक्ट्री वैक्ट्री, वेजेस के बेसिस में मिलता है, हफ्ते हफ्ते भर के हिसाब से, या तो मंथली सैलरी बेसिस पे मिलता है। वेजेस और सैलरी इज गिवन एज अ फाइनेंशियल रिटर्न टू द एम्प्लॉय आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम हो जाने के बाद में उसको पैसे दिए जाते हैं, जिसे हम वेजेस सैलरी कहते हैं। वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर अपॉइंटमेंट, ये पहले ही डिसाइड किया जाता है, भाई 100 रुपया प्रतिदिन मिलेगा। वेजेस आर पेड डेली और वीकली, वेजेस क्या होता है, जो वीकली और डेली पे किया जाता है। सैलरी मंथली, ये भी बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, सैलरी इज पेड मंथली। Along with salary, other benefits like bonus, quarters to stay, subsidized food in canteen are given to the employees. तो अलग अलग क्या और चीज फैसिलिटीज होती है, बोनस मिलता है दिवाली का, फिर क्वार्टर मतलब जब उन्होंने प्रॉफिट किया क्वार्टर क्वार्टर 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में, तो उनको कुछ मिलता है। कैंटीन में फूड सस्ता होता है तो उसे सब्सिडाइज फूड कहते हैं। सो ये सारा चीज अलग अलग एम्प्लॉयज को फैसिलिटीज मिलती है। कैपिटल, तो यहाँ पे कुछ अलग से कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं होती है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। एम्प्लॉय को कुछ जाके कैपिटल नहीं भरना कि अच्छा मैं ये डेस्क पे बैठने वाला हूँ तो यहाँ का पीसी मैं खरीदता हूँ आपके फर्म के लिए, ऐसा नहीं होता है। नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर इन्वेस्ट्स एंड प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। तो यहाँ पे आपको नजरिया देखना है, हम किस नजरिए से बात कर रहे हैं। अगर आप एम्प्लॉयर के नजरिए से बात करोगे तो आप बोलोगे सर ये तो बिजनेस हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो जाएगा। जरा ये लॉजिक समझिए आप, ठीक है। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट हम लोग किसके नजरिए से पढ़ रहे हैं, किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, हम लोग एम्प्लॉई के पर्सपेक्टिव से ये सारे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए तो खाली जॉब पे वो लग गया, उसके लिए जाके भाई वो जो डेस्क है, जो पीसी है, जो भी है, उसको काम करके वहां पे निकलना है, उसको लाके खरीदना वरीदना नहीं, वो सारी चीजें। तो उसके लिए कोई अलग से कैपिटल नहीं है, उसको वहां पे जाके अपना काम करना है, उसको सैलरी मिलेगी।
रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होती, सीधी सी बात है। नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, एवरी एम्प्लॉय हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं जो भी कंपनी के हैं, मेंशन्ड इन द टर्म्स एंड कंडीशन, जो पहले ही मेंशन हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट भी ट्रांसफर नहीं होता है, अच्छा मैं नहीं काम पे आ सकता हूँ, कल से आप मेरे भाई को बुला लीजिए, ऐसा नहीं होता है। ओके, पहले ऐसा होता था, कोई पर्सन रिटायर होता था तो उसके फैमिली में पर्सन को चांस मिलता था, बैंक वगैरह में ऐसा होता था कि आपके फादर रिटायर हो रहे वगैरह, तो अगर आपका बेटी या बेटा क्वालिफाइड है, उसकी कुछ एक नॉमिनल एग्जाम देनी होती थी और वो फिर उसकी जगह पे काम करता था, आपके पेरेंट की जगह पे। तो ये पहले होता था, बट अब वो ऐसा नहीं होता है, मोस्टली हर जगह पे ऐसा अब नहीं होता है। Employment cannot be transferred from one person to another. If a teacher retires, then he cannot transfer his job to his son or daughter. Nature of work, every employee is expected to complete the work which is given to him. The nature of job decides the nature of work. तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स थे वो ऊपर दोनों के मिला के यहाँ पे पॉइंट्स थे, किसी में रजिस्ट्रेशन है तो किसी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी में कैपिटल है तो किसी में कैपिटल नहीं है। नेचर ऑफ वर्क हमने ऊपर भी देखा, नेचर ऑफ वर्क ऊपर हमने था सर्विस प्रोवाइड किया तो हमको एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड किया तो हमको फी मिली थी। यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क कैसा है कि जो जो काम बोला है ये काम हो जाना चाहिए, आज तक फाइल फिल हो जाना चाहिए, फाइल का एंट्री डेटा पास हो जाना चाहिए, जो भी काम दिया है पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम के हिसाब से कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो एम्प्लॉय से जो भी काम है एक्सपेक्टेशन वो फुलफिल होना चाहिए, तो ये नेचर ऑफ वर्क है यहाँ पे। सो ये पॉइंट्स देखिए सब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आपको जैसे मैंने कहा मेन ये जो हेडलाइंस है मार्क, वो आप याद रखें, अंदर का पॉइंट आप अपने हिसाब से ही समझ के आप लिख सकते हो। सो दैट वाज द एंड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड लेट्स सी अब क्या है। कुछ एक्टिविटी दी है आपको, ये जरा देखिएगा अब क्या है इसके बारे में। ओके, विल नॉट रीड दैट वन। ओके, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। नाउ अब हम सबके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्यों ये क्या करना चाहता हूं। तो पहले इसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया टू ऑब्जेक्टिव्स मेन ब्रॉड कैटेगरी में, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ इकोनॉमिक यानी कि पैसे से रिलेटेड, याद रखो ये मैं पहले से आपको पढ़ा रहा हूं 10th स्टैंडर्ड से। इकोनॉमिक यानी कि पैसे से रिलेटेड चीज, सोशल यानी सोसाइटी से, ये भी मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, सोशल यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड। तो लेट्स रीड दैट, बहुत ही बेसिक सिंपल पॉइंट्स है। बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अर्निंग प्रॉफिट पैसे कमाना, न्यू कस्टमर सर्च करना, इनोवेशन करना, नई नई चीजें पॉसिबल करना, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्स, और जो रिसोर्सेज है उसका भी बेस्ट पॉसिबल यूज करना। तो इनोवेशन और ये कनेक्टेड पॉइंट हो गया। सबसे पहले अर्निंग प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहा हूं मैं ये सारा, प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, बिजनेस जारी रहे, ग्रोथ बढ़ता रहे, उसके लिए प्रॉफिट जरूरी है, वरना मुझे बंद करना पड़ेगा। न्यू कस्टमर, इसलिए अब मैं प्रॉफिट कैसे जारी रखूंगा, नए नए कस्टमर आते रहे मेरे पास। तो ये पॉइंट देखो कनेक्ट कर लो, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स एंड आल्सो टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग, उसको हम एक ही वर्ड में क्या बोलते हैं, रिटेन द कस्टमर्स। इनोवेशन, कुछ ना कुछ नया चीज लाते हैं ना, आप देखते रहते हो ना, एक फोन आ रहा है उसमें वो लोग नया फोन ला रहे, नया फोन, वही लोग नया 8 1+ 2+ 3+ ऐसा सब क्या क्या ला रहे। तो अब एक ही फर्म ने इतने फोन्स क्यों निकाले, वो लोग बेटर, वो लोग कह रहे हैं और अच्छा फीचर है, और अच्छा कैमरा है, और अच्छा फ्लैशलाइट है, और अच्छा ये। तो ये सब कुछ ना कुछ वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, एंड वो इनोवेशन करते आ रहे हैं, राइट। इट इज डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंज विच रिजल्ट्स इनटू इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। तो वो अपना प्रोडक्ट और बेटर करते जा रहे हैं। इट हैज टू स्पेंड मनी ऑन R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उन्हें बहुत खर्चा करना पड़ता है कि बेस्ट रिसर्च डेवलप करते, तब जाके बेस्ट कार का शेप करते रहते, बेटर शेप ऑफ कार, बेटर फैसिलिटी, बेटर स्पीड पकड़ेगा, ऐसा वैसा, बेटर सीटिंग होता है अंदर, कंफर्टेबल सीटिंग, प्रोटेक्टिव सीटिंग, सेफ्टी वगैरह। तो ये रिसर्च करते हैं वो लोग, डेवलपमेंट R&D उसे कहा जाता है, एक पूरा डिपार्टमेंट ही होता है अलग से, R&D डिपार्टमेंट। मार्केट सर्वे करते हैं, मतलब लोगों को पूछते हैं, मार्केट सर्वे करते हैं कि आपको क्या कमी लगती है ये प्रोडक्ट में। कितनी बार आप जाओगे कहीं मॉल वॉल में, आपको चिट्ठा लिखने दे देते कि आप फीडबैक दीजिए, क्या आपको कमी लगती है प्रोडक्ट के अंदर, तो आप लिखते हो कि अरे हमको ये। तो वो लोग ये मार्केट सर्वे करते, पता लगा अच्छा बहुत लोग को प्रॉब्लम था कि उनको ये प्रोडक्ट को बहुत ही हैवी लगा, या बहुत ही टच अच्छा नहीं था, या ऐसा कुछ भी। तो उन लोग फिर उस चीज पे वर्क करते हैं, प्रोडक्ट को हल्का बनाने की कोशिश करते हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और इनोवेशन करते हैं। बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, मतलब उनके पास जितने रिसोर्सेस है उसका बेस्ट यूज करना है, वेस्ट नहीं जाना चाहिए, एकदम एफिशिएंट वर्क करना है, ऑप्टिमम यूज उसे कहते हैं।
रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज हमेशा स्कार्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं, एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, उनके अलग अलग यूजेस भी होते हैं। दे शुड बी यूज टू इट्स मैक्सिमम एंड शुड नॉट बी वेस्टेड, उसको बहुत अच्छी तरह से यूज करना, उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। ऑप्टिमम, मैंने अभी कहा ऑप्टिमम वर्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंडरलाइन करें। ये सब टेक्निकल वर्ड्स है, ये सब देखो हर सब्जेक्ट के टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, ये तो मैं आपको 1 साल से पढ़ा रहा हूं। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीजिंग प्रॉफिट, अगर मैं सही एकदम परफेक्ट यूज करूंगा रिसोर्स का, उससे मेरा प्रॉफिट आना ही है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैंने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स देख लिया, अब सोशल यानी सोसाइटी रिलेटेड मेरे को क्या ध्यान में रखना है। एक बिजनेस पर्सन को सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट, तो सीधी सी बात है, मुझे कंज्यूमर्स को, सोसाइटी को अच्छा क्वालिटी वाला चीज देना है, मैं कचरा पट्टी नहीं दे सकता हूं। Every business has to provide quality products to its customers. Quality means combination of purity, safety, durability, utility. तो ये भी याद रख लीजिएगा, ये 4 पॉइंट्स। क्वालिटी किस चीज को कहते हैं? प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी। प्योरिटी यानी कि अच्छा होना चाहिए, प्योर प्रोडक्ट होना चाहिए। सेफ्टी यानी सेफ होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी यानी लंबा चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब भी लिया खत्म हो गया यार, ये क्या यार, खराब हो गया या जो भी है। ड्यूरेबल होना। यूटिलिटी यानी उसका यूज होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ नीड वो पूरा करना चाहिए, कंज्यूमर का नीड पूरा करना चाहिए, उसको काम आना चाहिए। यूटिलिटी जैसे मुझे ये जो एक्सपी का ये जो पेन है, टैबलेट है, बहुत काम आता है। ड्यूरेबल है, मैं 1 साल से यूज कर रहा हूँ, सेफ है यूज करने को, राइट। प्योरिटी मतलब एग्जैक्टली प्योरिटी वाला सब्सटेंस हर जगह पे नहीं अप्लाई कर सकते। प्योरिटी मतलब प्रोडक्ट सही होना चाहिए, एडल्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए, ऐसा। अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो अब उसको गलत काम नहीं करने चाहिए बिजनेस के नाम पे, घूस लेना या जो भी गलत काम कर रहा है वो। अनफेयर यानी कि गलत सारी चीजें कर रहा है, कि लोगों को गलत एडवर्टाइजिंग करके वो कुछ कर रहा है प्रोडक्ट अपना, या ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, ये सारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है। लेट्स जस्ट रीड इट। Unfair trade practices like black marketing, misleading advertising, wrong measurements should be avoided. It is important for survival and growth of the business. तो बिजनेस को अगर टिके रहना है तो ये सारी चीज में नहीं पड़ना चाहिए, गलत तरीके से काम नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सो बिजनेस इज अ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, मतलब ये सोसाइटी और इकोनॉमिक यानी पैसे से रिलेटेड, ये दोनों को मिला के ये इंस्टीट्यूशन है। तो वो क्या करती है? जॉब्स क्रिएट करती है। तो ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी बिजनेस का, कि वो मैक्सिमम जॉब जनरेट करे ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उनसे उनका रोजगार चालू हो जाए। Business should create jobs for skilled and unskilled people. It should provide employment opportunities to economically backward and दिव्यांग persons. तो जो economically backward people है already उनके लिए, और दिव्यांग यानी कि हैंडीकैप पीपल जो है उनके लिए, स्पेशली चैलेंज्ड पीपल जो है उनके लिए भी जॉब्स क्रिएट करने चाहिए। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, वो अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना चाहिए उनका, अगर वो ध्यान नहीं रखेगी एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, उसको परेशानी होगी जॉब में, तो वो मन से काम नहीं करेगा। मन से काम नहीं करेगा तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपका लॉस ज्यादा होने लग जाएगा। सो वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत जरूरी है। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ये सोसाइटी के हिस्सा है। if the employees are properly taken care of, it brings welfare to the society. अगर एम्प्लॉयज का ध्यान रखा जाओगे, जैसे रिलायंस वाला है अपने एम्प्लॉयज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, उन्होंने उनके लिए वैक्सीन फ्री करा दी, तो ये सब जो कर रहे हैं, जो उनको प्रॉपर टाइम पे सैलरी मिलती है, जो भी है, ये एम्प्लॉयज के लिए कर रहे हैं, जिससे वो लोग खुश रहते हैं तो सोसाइटी पूरी ओवरऑल खुश रहेगी, ऐसा। This can be achieved by providing fair and regular remuneration, टाइम टू टाइम उनको सैलरी जाना चाहिए, अच्छे वर्किंग कंडीशन, रहना सहना अच्छा होना चाहिए। कितने फर्म्स चालू जो है वो टैक्सीज और ओलाज अपनी प्राइवेट कार भेजती है, एम्प्लॉयज को पिकअप एंड ड्रॉप अप सर्विस देती है, ये सारा चीज कर रही है। इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसी, अंदर आपस में कोई ये नहीं होना चाहिए कि अरे उसको आगे चांस दिया आने का, उसको पीछे रखा, ये सब नहीं होना चाहिए। ऑफरिंग इंसेंटिव्स, कुछ ना कुछ इंसेंटिव देनी चाहिए अदर देन सैलरी। इंसेंटिव होता है अदर देन सैलरी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने का मौका। हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, अब बिजनेस पर्सन को सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करना, जैसे कि रिलायंस फाउंडेशन हो गए, बिल गेट्स फाउंडेशन हो गए, और बहुत सारे अलग अलग एनजीओज एंड एवरी बिजनेस, अलग अलग जो फर्म्स है, बड़े बड़े रतन टाटा जी का पूरा जो टाटा फर्म्स है पूरे, ये सब लोग आज की तारीख में हमारा जो सोशल प्रॉब्लम चल रहा है, कोविड जो चल रहा है हमारा, उसमें वो लोग हेल्प कर रहे हैं। फिर रिलायंस फाउंडेशन करके उसका पूरा एक संस्था ही है जो अनीता अंबानी जी चलाती है पूरा,
ठीक है, कि वो पूरा बहुत से विमेन लोग को, बैकवर्ड पीपल लोग को, वीकर सेक्शन सोसाइटी को, चिल्ड्रन को, वो लोग को बहुत सब कुछ प्रोवाइड करते हैं रिलायंस फाउंडेशन वाले। तो ये सब काम करना उनका काम है, ये सब सोसाइटी को बेटर करना उनका काम है। Due to rapid industrialization, many social problems arise like traffic jam, growth of slums, air and water pollution. Business should be aware of this and should try to reduce them. तो यहाँ पे अब अलग तरीके से इसको क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम जो है, जैसे कि ग्रोथ ऑफ स्लम्स होते हैं, स्लम्स को मिटाने, अब बिल गेट्स फाउंडेशन वगैरह जो है वो लोग बहुत उन्होंने हर जगह पे बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स बनाए। तो ये सारा चीज जो है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब कैसे कम किया जाए, उसमें उनका योगदान कुछ ना कुछ होना चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ये भी पॉइंट वैसा ही है, दोनों पॉइंट लिंक्ड ही एक तरह से, कि और सोसाइटी वेलफेयर और बेटर क्या कर सकते हो आप सोसाइटी के लिए, आपको करना चाहिए एक बिजनेस को। बिजनेस हाउस शुड टेक केयर ऑफ द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर दे शुड गिव डोनेशंस, उनको कुछ ना कुछ अच्छे काम के लिए डोनेशन देना चाहिए, स्कॉलरशिप्स लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको स्किल सेट्स प्रोवाइड करनी चाहिए अपने फर्म के अंदर, एम्प्लॉयमेंट इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करनी चाहिए अपने फर्म के अंदर, ताकि लोगों को एक्सपीरियंस मिले और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। तो ये सब कुछ ना कुछ बेटरमेंट करने के लिए अपने तरफ से जितना फ्री में हो सके करना चाहिए। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस नाउ, अब कब से हम लोग देख रहे थे प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो देखेंगे हम लोग। सीधी सी बात है, एकदम सीधी सी बात है, प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं बिजनेस कैसे चलाऊंगा यार। मेरा अच्छा इंटेंशन भी अगर होगा, लेकिन अगर मुझे वो रिटर्न ही कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे उसको कंटिन्यू करूंगा, कैसे उतना अपना रिसोर्सेस जारी रखूंगा, राइट। तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एवरी बिजनेस ऑपरेट्स विद एन एम टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। तो ये प्रॉफिट का डेफिनेशन है, जरा यहाँ पे बड़ा प्यारा सा लिख लीजिएगा इसको, और ये मार्क, ये क्या कहते हैं, ये बक्सा भी जो है वो भी लिख लीजिएगा, कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी कि जो भी मैंने पैसा कमाया, दैट इज माय रेवेन्यू, उसमें से मुझे वो प्रोडक्ट को बनाने में या जो भी उसको सर्विस प्रोवाइड करने में क्या खर्चा मुझे उठाना पड़ा, वो माइनस करूंगा, फिर जो अमाउंट बचता है उसे मैं प्रॉफिट कहता हूं। ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो कंसेप्ट, प्रॉफिट लॉस वाले कंसेप्ट पढ़ चुके हो, क्या होता है। ओके, कॉस्ट मेरा, अगर समझो पेन को बनाने का 8 रुपया है, ओके, और वो पेन को मैं 10 रुपए में बेचता हूं, तो 2 रुपया मेरा प्रॉफिट होता है। तो दिस इज 10 रुपीज इज माई रेवेन्यू, 8 रुपीज इज माई कॉस्ट, 2 रुपीज इज माई प्रॉफिट। तो ये लॉजिक आपको समझना है। ओके, रोल ऑफ प्रॉफिट का आपको बहुत सारा पूरा ऐसा चार्ट दिया हुआ है, बहुत प्यारा सा, कि रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ एंड एक्सपांजन करता है, एफिशिएंसी करता है, सारे पॉइंट नीचे दिए, हम लोग एक एक नीचे ही पढ़ते हैं डायरेक्ट। ओके, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, तो जो इन्वेस्ट करते हैं, लोगों के पास पैसा होता है, वो पैसा बिजनेस में लगाते हैं। रतन टाटा बहुत ऐसा करते हैं, अलग अलग छोटे छोटे फर्म्स में लगाते हैं पैसा। इलॉन मस्क का आपने नाम सुना होगा, बिल गेट्स ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोग जो है दूसरे दूसरे फर्म्स में अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? उसमें भी पैसा कमाने के लिए करते हैं, और वो सामने वाले का बिजनेस भी चल जाए इसीलिए करते हैं। तो रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, तो ये एक रोल है। प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रॉफिट आएगा तो ही तो इन्वेस्टर को रिटर्न दे पाएगा। पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एक्सपेक्ट, देखो उनका आशा ही होता है, उनका एक्सपेक्टेशन ही होता है फेयर रिटर्न्स, उनको अच्छा खासा रिटर्न आना चाहिए जो पैसा उन्होंने दिया था बिजनेसमैन को ऑन देयर कैपिटल। दिस इज पॉसिबल इफ एडिक्वेट प्रॉफिट्स आर अर्न्ड बाय द बिजनेस, और ये तभी पॉसिबल है जब वो प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉफिट ही नहीं कमाएगा तो रिटर्न खुद क्या करेगा? खुद के पास ही नहीं, दूसरे को क्या देगा? इन्वेस्टर को क्या देगा? सेकेंड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अब जो ऊपर हमने देखा, प्रोडक्ट बेटर कब होगा? प्रोडक्ट बेटर कब होगा? जब प्रोडक्ट पे रिसर्च डेवलपमेंट करेगा, R&D करेगा। अब वो तब करेगा जब उसके पास पैसे होंगे। अगर उसके पास प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो नॉर्मल अपना प्रोडक्शन ही नहीं चला पा रहा है, नॉर्मल अपने रिसोर्सेज ही नहीं यूज कर पा रहा है, तो वो अलग से कहां इनोवेशन करने जाएगा, राइट। तो इनोवेशन करने के लिए, R&D करने के लिए उसको पास एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। Adequate profit enables a firm to spend more on R&D. This can lead to better technology, lower cost, innovative products, benefit the whole nation. एकदम सिंपल सा पॉइंट था।
ग्रोथ एंड एक्सपांशन, अभी और बढ़ाना है, फर्म को और बढ़ाना है और बेटर करना है, ग्रोथ एंड एक्सपांशन करना है। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स, यानी कि प्रॉफिट अगर हमने आते रहा हमारा बार बार, उसको हमने बचाया तो उसको हम लोग अंदर सोर्सिंग करते हैं और उसको हम अपना फर्म और आगे बढ़ाते हैं, एक्सपांड करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में और जाते हैं। ओके, जैसे गोदरेज फर्म आपने सुना होगा, गोदरेज एक चीज नहीं करती, गोदरेज बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है। ओके, सो दिस प्रॉफिट कैन बी यूज फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, अपना वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बढ़ा दो थ्रू एक्सपांजन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो जो अलग अलग क्षेत्रों में अगर जाके हम एक्सपांड हो रहे हैं उसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, ये भी प्रोडक्ट है, वो भी प्रोडक्ट है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट है मेरे पास। ओके, जैसे गोदरेज हाउस, गोदरेज लॉक, गोदरेज के टेक्नोलॉजीज, गोदरेज के सॉफ्टवेयर रिलेटेड फर्म्स, तो ये बहुत सारी चीजें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, गोदरेज के बेड्स वगैरह भी ऐड मैंने देखी थी बीच में। The portion of the profit is reinvested in the business for further development. तो जो भी प्रॉफिट आता है उसका थोड़ा सा हिस्सा फिक्स हमेशा बिजनेस में ही वापस लग जाता है, उसे कहते हैं री इन्वेस्ट करना। इंक्रीजेज एफिशिएंसी, जिससे अब प्रॉफिट आने से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग और बेटरमेंट करने जाते हैं, उससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। प्रॉफिट्स आता है तो हम एम्प्लॉइज का भी ध्यान रखते हैं, प्रॉफिट्स आ जाता है तो हम एम्प्लॉइज का भी ध्यान रखते हैं, एम्प्लॉइज अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे तो वो और बेटर काम करेंगे, तो ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। प्रॉफिट्स फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन द टाइम, हम सप्लायर को टाइम पे पेमेंट पहुंचा दिया, हमने दूसरे लोगों को कर्जा चुका दिया, तो ये सब हम करेंगे तो और हमें और मोटिवेशन मिलेगा, वो लोग हमें और पैसा देंगे, उससे हमारा फर्म और बेटर हो जाएगा। तो ये पूरा लिंक है, चेन लिंक है। It also motivates the employees working in the organization. This finally leads to increase in overall efficiency of the organization. तो यही मैं बोल रहा था, पूरे पॉइंट लिंक है और बाद में ओवरऑल फाइनल पिक्चर क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी यानी एकदम बेस्ट काम हो रहा है। मीन्स ऑफ लिवलीहुड, किसी के रोजगार जिंदगी उसके ऊपर बीतती है, सो प्रॉफिट उसी पे चलता है, राइट। बिजनेसमैन के लिए तो प्रॉफिट ही इंपॉर्टेंट है, उसका पूरा लाइफ उसी पे चलने वाला है, उसका पूरा रोजगार उसी पे चलने वाला है। प्रॉफिट नहीं होगा वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, है ना। बिजनेस मैन अर्न प्रॉफिट विच इज देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड, उसी पे उनका रोजगार चलता है। बाय अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट दे कैन लिव इन अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ थ्रू सेटिस्फेक्शन ऑफ वेरियस वांट्स। रिवॉर्ड फॉर रिस्क, अब उन्होंने जो रिस्क लिया था उसका रिवॉर्ड मिलता है, प्रॉफिट उनका वो रिवॉर्ड है। सो प्रॉफिट का रोल क्या है, वो उस रिस्क लेने का रिवॉर्ड है, ठीक है। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर कंज्यूमिंग, प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क। तो जो जो रिस्क लिए थे, अजम्पशन लिया था कि ये रिस्क होगा, ये रिस्क होगा, वो रिस्क में सक्सेस हो गए हम लोग सारे के सारे और हमने प्रॉफिट कमा लिया, तो प्रॉफिट इज दैट रिवॉर्ड, उस चीज का वो हमें रिवॉर्ड मिला है। Profits also serve as a protection against those risks which cannot be insured, fall in demand, adverse government policies etc. तो कितनी बार ऐसे कुछ रिस्क है जिसको हम इंश्योरेंस नहीं दे सकते, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता कि अरे बाबा गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी, जो मेरा उसके वजह से लॉस होने वाला है तो उसको मैं इंश्योरेंस करके रखूंगा, तो हर रिस्क इंश्योर्ड नहीं होता है। तो प्रॉफिट ऐसे सारे रिस्क के लिए भी काम आता है कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, डिमांड अगर अचानक से चेंज हो गया, तो ये सब में भी मुझे, मेरा अगर प्रॉफिट आ चुका होगा लास्ट ईयर, तो मैं थोड़ा सा टिका रहूंगा अपने बिजनेस में। और सर्वाइवल, अभी मैंने कहा टिका रहूंगा, टिका रहूंगा यानी कि सर्वाइव कर पाऊंगा। इट हेल्प्स द बिजनेस, प्रॉफिट बिजनेस को हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द मार्केट, मार्केट में बने रहने के लिए। इफ द बिजनेस डज नॉट मेक प्रॉफिट, it will not survive in the market competitive environment, and profit means survival is competitive environment. तो प्रॉफिट नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है, मतलब सभी लोग अपना बेटर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, सब लोग आपस में एक दूसरे से, वीवो ओप्पो, वीवो ओप्पो आपने सुना होगा, वीवो हर जगह, वीवो ओप्पो, वीवो ओप्पो, तो ये दोनों ही बेटर 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 प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन रख रहे हैं। ओके, तो प्रॉफिट नहीं होगा तो ये सब नहीं कर पाएंगे, वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लास्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज को ब्रॉडली दो इसमें हमने क्लासिफाई करके रखा है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में। सो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स क्या है, बहुत प्यारा सा चार्ट है, लेट्स जस्ट रीड दैट। इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, व्हाइल कॉमर्स इज मेनली कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आप जरा समझिए, इंडस्ट्री वो पार्ट है बिजनेस का जहां पे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जबकि उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का पूरा जो पार्ट है उसे हम कॉमर्स कहते हैं।
ओके बहुत अच्छा सा चार्ट है, ये चार्ट बनाइएगा जरूर। बिजनेस पहले, इंडस्ट्री वाला पार्ट पूरा देखेंगे। इंडस्ट्री में हमने 3 सेक्टर होते हैं अलग अलग, हम लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं 10th में हमारे ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर में। प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंड इंडस्ट्रीज एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी जो पहले सबसे मेन काम जो हमारा चलता है पर्टिकुलर कंट्री में, प्राइमरी हमारा मेन काम वो है एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव्स एंड जेनेटिक्स। सेकेंडरी में आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एंड टर्शियरी में आता है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट। दूसरी तरफ कॉमर्स देखेंगे, कॉमर्स में ट्रेड पहले है, फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी जो ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, जो ट्रेड के लिए जरूरी है, ट्रेड काम करने के लिए ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड जरूरी है। ट्रेड में क्या आता है, लेट्स सी दैट होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। दो तरह का ट्रेड होता है। होम ट्रेड यानी आपके कंट्री के अंदर ही, फॉरेन ट्रेड यानी आपके कंट्री के बाहर। होम ट्रेड के अंदर दो चीज, होलसेल, रिटेल। फॉरेन के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सीधी सी बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, या एंटरपोर्ट एंड री। सो एंटरपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट क्या होता है, एकदम सिंपल सा, आप नाम से उसको गेस कर सकते हो। यानी कि एप्पल कंपनी, अगर आपको पता होगी, एप्पल कंपनी अपना प्रोडक्ट अमेरिका में बनाती ही नहीं है, उसका फर्म्स कहीं और ही है। वो वहां पे पर्टिकुलर जगह पे बनाती है, अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, वो कहीं और से पैकेजिंग कराती है, और वो पूरा जाके वापस से अमेरिका में जाके हर जगह पे लॉन्च होता है। तो ये हमने 3-4 अलग अलग कंट्रीज को इन्वॉल्व कर दिया, री एक्सपोर्ट, और ये हमने इन्वॉल्व पूरा कर दिया। तो ये सारा फॉरेन ट्रेड के अंदर आता है। नाउ इंडस्ट्री के बारे में अब हम देखेंगे, इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। Industry implies the economic activities that are associated with the conversion of resources into goods and that are ready for use. तो इंडस्ट्री का हमने ऊपर देखा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वॉल्व होती है। तो रिसोर्स है, वुड है, वुड को मैंने कन्वर्ट कर दिया फर्नीचर में, ये काम है इंडस्ट्री का। ओके वो रिसोर्स को कन्वर्ट करती है गुड्स में ताकि उसे यूज कर सके। दिस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, माइनिंग, ब्रीडिंग, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। The goods produced may be consumer goods और capital goods। अब ये कंज्यूमर गुड्स को बना सकता हूं या तो मैं कैपिटल गुड्स बना सकता हूं। कंज्यूमर गुड्स यानी मैंने फर्नीचर बना दिया, कैपिटल गुड्स यानी मैं वो मशीन बनाता हूं जिस मशीन से मोबाइल बनता है। तो मैं अगर वैसी हुई वो मशीन डिजाइन करता हूं जिससे मोबाइल बनती है, तो वो मशीन का काम करने वाला मेरा हो गया कैपिटल गुड्स में मैं काम कर रहा हूं। Normally, consumer goods are directly consumed by final consumer, whereas capital goods are used by another industry for further production of goods. तो ये बात भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कंज्यूमर गुड्स जो है वो कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम कर लेता है, जबकि कैपिटल गुड्स दूसरे इंडस्ट्री, दूसरे फर्म आगे उसको अपना प्रोडक्शन करने के लिए यूज कर रहे हैं। The term industry also means group of firms producing similar or related goods. तो इंडस्ट्री टर्म हम लोग उस सेंस में भी यूज करते हैं जब एक ही तरह की अलग अलग हम लोग फर्म, जैसे शुगर इंडस्ट्री यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यानी सारे अलग अलग शुगर, अलग शुगर में ही डील कर रहे हैं वो लोग, सब लोग मिलके, तो सारे फर्म्स एक साथ मिलके इंडस्ट्री बनाते हैं। कलेक्शन ऑफ फर्म्स जो एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं उसे हम एक पूरा इंडस्ट्री कहते हैं। क्या बोल रहा हूं, कलेक्शन ऑफ फर्म्स जो एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट में डील करते हैं, उसको पूरा हम एक इंडस्ट्री कहते हैं, शुगर इंडस्ट्री। ओके वैसा sugar industry refers to all the manufacturing units producing sugar from sugar cane। तो जितने भी कंट्री में अलग अलग फर्म्स है जो शुगर केन से शुगर बनाते हैं वो शुगर इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जितने भी फर्म्स है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इट ऑल्सो क्रिएट सर्विसेज लाइक बैंकिंग, होटल, इंश्योरेंस, टूरिज्म एक्सेट्रा। तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसा भी होता है। इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। तो इंडस्ट्री फॉर्म यूटिलिटी बनाती है। फॉर्म यूटिलिटी यानी कि क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है नीड एक तरह का। ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे एक्चुअली, उससे कनेक्टेड पॉइंट है, उसमें हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे। सिंपल भाषा में वो फॉर्म चेंज कर देती है। रिसोर्स वुड मैं काट के लाया था, उसका मैंने फॉर्म चेंज कर दिया और उसको मैंने फर्नीचर बना दिया, बैठने के लिए चेयर टेबल बना दिया। तो मैंने फॉर्म चेंज किया, उसका लुक चेंज कर दिया, राइट। इट कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल्स इनटू यूजेबल फिनिश गुड्स। तो यही बात हो गई, वुड कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर। ऑल दिस एग्जांपल्स याद रखना, लिख लेना। All this is possible with manpower, machine power and large capital investment। ये सब कैसे पॉसिबल है, मैन पावर चाहिए, मशीन पावर चाहिए और बहुत सारा कैपिटल चाहिए। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स, शेड्स और इवन समटाइम्स एट होम। तो ये
घर से लेके फैक्ट्रीज, वर्कशॉप, हर जगह पे हम कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। सारी चीज डिपेंड करती है आप क्या बना रहे हो। अब मोबाइल फोन है तो आप घर पे नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, ओके। लेकिन पिन, बालों में पिन लगाने का जो होता है, ब्लैक पिन आती है, और जो होती है बॉबी पिन्स बोलते हैं शायद उसको, तो ये घर पे बैठे बैठे आप एक छोटा सा अपना सब मशीन वशीन लेके 5-6 लोगों को लगा के आप वो पिन बना सकते हो या बटन बना सकते हो। तो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री की साइज क्या है, उसके बेस पे आप फैक्ट्री में हो या तो वर्कशॉप में हो या तो घर पे हो। इंडस्ट्री इज डिवाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी। तो ऊपर हमने जो पार्टीशन देखा था वो यहाँ पे देखेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द नेचर, यानी ये नेचर से रिलेटेड है सारी की सारी, नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी उसे कही जाती है। प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री में बी यूज्ड एज इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। बहुत बार जो भी हम प्राइमरी इंडस्ट्री में बनाते हैं वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में काम आता है, आगे प्रोडक्शन में काम आता है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर 3 टाइप्स: एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर यानी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, आप सारी चीज जानते हो, फार्मिंग वगैरह। दिस इंक्लूड्स फार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ लैंड, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप समझिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में मैंने शुगर केन का प्रोड्यूस किया, शुगर केन का प्रोड्यूस करके मैं उसको शुगर बनाने के लिए भेज दूंगा। तो शुगर इंडस्ट्री मेरी सेकेंडरी इंडस्ट्री है, प्राइमरी मेरा एग्रीकल्चर है, मेरा शुगर केन। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर सके प्राइमरी और सेकेंडरी का। शुगर केन इज माय प्राइमरी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री उसके अंदर। और वो आगे जब वो शुगर बनने जाएगा या और कोई भी प्रोडक्ट सिरप वगैरह बनने जाएगा तो वो मेरा सेकेंडरी इंडस्ट्री में चला जाएगा। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव यानी एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि वो बाहर निकालना, जैसे कि ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करना या कि पानी एक्सट्रैक्ट करना या कोई भी चीज को एक्सट्रैक्ट करना होता है, वो आगे जाके जाने वाला, जैसे कि माइनिंग हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए, तो ये सारा चीज हो गया। फिशिंग वगैरह भी इसके अंदर आता है। लेट्स जस्ट रीड दिस। दिस इंडस्ट्री ड्रॉज आउट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, सॉइल, एयर, वाटर, ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है, इसमें ही ये सारी चीजें मौजूद है, वहां से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको। जनरली द प्रोडक्ट्स आर इन रॉ फॉर्म्स, ये रॉ फॉर्म में होते हैं, उसको हम मैन्युफैक्चर के लिए आगे भेजेंगे एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आगे भेजेंगे फॉर फिनिश प्रोडक्ट, यानी ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एंड मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड हमारा सॉइल वगैरह, हमारा लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, उसमें मैंने ऑयल मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब ये आगे चला जाएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री में, जहां पे वो कंस्ट्रक्ट होगा, कहीं पे भी यूज होगा, ऑयल वगैरह जहां पे भी यूज होगा, ऐसा। फिशिंग, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। इट मे बी यूज इन क्रूड फॉर्म और मे बी सेंड टू अदर इंडस्ट्रीज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो ये या तो डायरेक्ट जैसा जैसा मिला वैसा यूज करने आगे चला जा सकता है, या उसको हम लोग आगे दूसरे इंडस्ट्री में प्योरीफाई वगैरह करके उसमें से पेट्रोल अलग करेंगे, डीजल अलग करेंगे वगैरह वगैरह, नेचुरल गैस अलग करेंगे, ऐसा। जेनेटिक इंडस्ट्री, नाउ जेनेटिक क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट ईयर साइंस में पढ़ा था बहुत अच्छे से। जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के रिप्रोडक्शन और उनको बेटरमेंट में हम लगा देते हैं। हमने देखे थे बेटर क्वालिटी सीड्स, हमने हाइब्रिड सीड्स वगैरह, हाइब्रिड प्लांट्स एंड एनिमल्स हमने बनाए थे, ये सारा जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। दिस इज अ वेरी न्यू फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री। एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके लास्ट ईयर, ये चीजें इसमें आती है। नाउ प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया, नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर अगेन हमने दो चीजें देखी हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन प्राइमरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री डिपेंड होती है प्राइमरी के ऊपर। दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी। अब प्राइमरी ने जो दिया उसको ये फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। शुगर केन प्राइमरी ने निकाला, शुगर केन में से शुगर बनाना या कोई भी सिरप वगैरह बनाना, वो काम सेकेंडरी इंडस्ट्री करेगी। यहाँ पे एग्जांपल दिया टमाटोज। टमाटोज हमने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से आगे से प्राइमरी इंडस्ट्री से लिया और उसको हमने जैम बोल रहा हूँ सॉरी, केचप वगैरह में कन्वर्ट कर दिया, तो वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री करेगी। टमाटोज प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री आर यूज्ड फॉर मेकिंग सॉस एंड केचप। सेकेंडरी इंडस्ट्री के दो टाइप, मैन्युफैक्चर करती है या तो कंस्ट्रक्ट करती है। मैन्युफैक्चरिंग, दिस इंडस्ट्री एंगेज इन ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट विद हेल्प ऑफ मशीन्स एंड मैन पावर। तो यहाँ पे मशीन्स और मैन पावर का इस्तेमाल करके हम उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट करेंगे। फाइनल गुड्स में भी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर इंडस्ट्री वगैरह वगैरह।
शुगर का एग्जांपल मैं आपको ऊपर से दे रहा हूं, शुगर केन प्राइमरी, शुगर सेकेंडरी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या आएगा, इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, रोड, टनल, कैनल। तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन में अगर हम लग गए तो हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे सेकेंड इंडस्ट्री ये कैसे हो गई, तो कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे सीमेंट जो चाहिए, सीमेंट के लिए मुझे जो भी, या आयरन वगैरह जो लोखंड वगैरह जो चाहिए, स्टील वगैरह जो चाहिए, वो लोग सारा प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्शन में निकल रहा है। समझ में आ रहा है? वो जाके फिर फॉर्म चेंज हो रहा है, स्टील अच्छे से रॉड वगैरह बन रहे हैं, फिर जाके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो ये जरा सा लॉजिक आप पूरा लिंक समझिए। In case of other industries, goods can be produced at one place and sold at another place, but goods made and sold by these industries are at one place. तो यहाँ पे फर्क क्या है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, इनका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और वहीं पे जगह, एक ही जगह पे होता है। ओके, दिस इज ओनली इंडस्ट्री विच क्रिएट्स इमूवेबल वेल्थ। ये वो वेल्थ बनाती जो इमूवेबल है, मूव नहीं कर सकता है ये। ओके, बाकी जितना भी हमने ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज के एग्जांपल्स देखे, वो कहीं बनते हैं, कहीं और सेल होते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन जहां पे बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया, ब्रिज खड़ा कर दिया, वो वहीं रहने वाला है। थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री थी टर्शियरी इंडस्ट्रीज। टर्शियरी इंडस्ट्रीज, दे प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी के चलने के लिए अच्छी तरह से टर्शियरी इंडस्ट्रीज का काम होता है। तो ट्रांसपोर्ट से लेके, टूरिज्म से लेके, सारा सब कुछ, बैंकिंग वैंकिंग, होटल वोटल, सब कुछ इसमें आता है। Service facilities are provided by these industries. It includes transport, banking, which comes under the traditional category, whereas in the modern times, hotel industry, tourism industry, entertainment industry are also included. तो बैंकिंग ट्रांसपोर्ट सबसे पुराने वाला है, जो मैंने आपको नाम इसलिए स्टार्टिंग में बोल दिया। न्यू, आज के मॉडर्न जमाने के अनुसार और कौन से इंडस्ट्रीज में आ जाती है, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, इसमें आ जाता है। फिर हमने दूसरा पार्ट देखा था उसका, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो कॉमर्स के अंदर अब हम देखेंगे कॉमर्स क्या चीज था, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड उसका सारा काम है, डिस्ट्रीब्यूट करने में उसका सारा काम है। Commerce is that part of business activity which is concerned with distribution of goods and services produced by the industry. It includes all the activities which are essential for maintaining a free and uninterrupted flow of goods. यानी वो सारी एक्टिविटीज इसमें आ जाती है जो हमारे काम को रोकेगी नहीं, इंटरप्ट नहीं करेगी। मतलब अनइंटरप्ट यानी रुकना नहीं चाहिए, हमारा कंटिन्यू फ्लो जाना चाहिए। कॉमर्स ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ये दोनों को जोड़ने वाला कौन है, कॉमर्स है। प्रोड्यूसर्स एंड कॉमर्स ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स बाय एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी वर्थ। तो पैसे के बदले में ये कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स को जोड़ता है। कॉमर्स इज फर्दर डिवाइडेड इन ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ये भी हमने देखा था। ट्रेड में क्या आता है, ट्रेड डिनोट बाइंग एंड सेलिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेड के अंदर एक्चुअल हम बाय एंड सेल करते हैं, एक्सचेंज होता है यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का पैसे के बदले। गुड्स आर मेड अवेलेबल एट टू कंज्यूमर्स इन डिफरेंट मार्केट्स। ट्रेड फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू बायर। ये वो स्पॉट है जहां पे एक्चुअल में ये जो बना हुआ है हमारा, वो हमारे पास आता है, वो हम एक्सचेंज होता है पैसे के बदले में। ट्रेड को हमने देखा होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड के अंदर हमने देखा बेसिकली पूरे कंट्री के अंदर ही अगर होगा तो होम ट्रेड होता है। इन दिस ट्रेड बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, यूजेस लोकल करेंसी। सीधी सी बात है, कंट्री के अंदर है तो रुपीज चलेगा, बाहर की कंट्री का है कुछ डॉलर, तो उधर ही डॉलर में ही चलेगा। इंटरनेशनल ट्रेड है तो हम लोग, याद है हमने यूएस डॉलर्स में डील करते हैं मोस्टली, अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर का ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था। इट इज फर्दर डिवाइडेड, होलसेल ट्रेड होता है, रिटेल। होलसेल वो होता है जो बल्क में सामान खरीदता है और फिर वो रिटेल वालों को प्रोवाइड करता है। होलसेल ट्रेड, गुड्स आर परचेज्ड इन सोल्ड इन बल्क, यानी ज्यादा तादाद में लेके आता है, इसलिए उसके पास कम पैसे में भी मिलता है माल कई बार। होलसेलर परचेज इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल्स इन द स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर। वो रिटेलर को बेचता है, रिटेलर से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास आता है। He is the link between producer and retailer. तो प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच का लिंक होलसेलर है। रिटेल ट्रेड इज अ बिजनेस एसोसिएटेड विद सेल ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर। ये हम तक डायरेक्ट पहुंचाता है, ये हमारे से डील करता है। रिटेल इज द वन हु परचेजेस फ्रॉम द होलसेलर। होलसेलर से ये माल खरीदता है एंड समटाइम्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर, कभी कभार प्रोड्यूसर से भी डायरेक्ट ले सकता है। सेल्स देम टू स्मॉलर क्वांटिटीज टू द फाइनल कंज्यूमर। स्मॉलर क्वांटिटीज का मतलब यहाँ पे ये होता है, प्रोड्यूसर ने 1000
प्रोडक्शन किया मोबाइल फोन का, होलसेलर 500 लेके गया, दूसरा होलसेलर 500 लेके गया, होलसेलर ने 5 अलग अलग रिटेल शॉप को 100 मोबाइल्स बेचे, एंड रिटेल ने एक एक मोबाइल एक एक को बेचा। तो ये स्मॉल होते जा रहा है क्वांटिटी, तो ये यहां पे आपको समझना है, स्मॉलर क्वांटिटीज। रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड समटाइम्स मैन्युफैक्चरर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो ये अब किस किस के बीच में लिंक बैठ गया, तो कंज्यूमर और होलसेलर के बीच में ये लिंक हो गया, और कभी कभार जब वो डायरेक्ट परचेस करेगा तो डायरेक्ट लिंक बैठ जाएगा मैन्युफैक्चर के साथ। होम ट्रेड हो गया। फॉरेन ट्रेड के अंदर 3 टाइप देखे थे, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंटरपोर्ट। तो इंपोर्ट यानी सिंपल आप लोग ये पढ़ चुके हो, जब मैं कंट्री के अंदर कोई चीज दूसरे कंट्री से लेता हूं, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट यानी मेरे यहाँ का माल मैं बाहर बेच रहा हूं, गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू द फॉरेन बायर्स, देन इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। एंट्रापोर्ट ट्रेड इज इन कॉम्बिनेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि मैं अब मेरा प्रोडक्ट था, एप्पल फॉर्म था मेरा अमेरिका में, उसका मैं पहले यहाँ पे माल यहाँ पे बना रहा हूँ, कहीं पे मलेशिया वगैरह में बना रहा हूँ, वहां से मैं दूसरे कहीं जगह में पैकिंग करा रहा हूँ और फिर वहां से वापस ये कर रहा हूँ। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा पूरा। इट इन्वॉल्व्स इंपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री, रीसेलिंग इट द गुड्स टू द अनदर कंट्री। तो इंडियन सेलर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम जापान एंड री एक्सपोर्टिंग द सेम गुड्स टू अफ्रीका। तो ये क्या हो गया, इंडिया में है मेरा फर्म, मैं जापान से गुड्स मंगाता हूं, उसको मैं कुछ प्रोसेस करता हूं और उसको मैं वापस से या वैसा का वैसा भी रिटर्न अफ्रीका में बेच देता हूं। तो ये मैंने री एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये हो गया एंट्रापोर्ट ट्रेड। अब हमने देखा था ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी कि ट्रेड को जारी रखने में कौन हेल्प करता है, तो वो सारी बातें यहाँ पे आ जाएगी। ऑल दोज एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट, फैसिलिटेट वर्ड सीख लो अभी, फैसिलिटेट यानी उसको कंटिन्यूटी में रख रही है, फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स टू द कंजम्पशन सेंटर्स आर कॉल्ड एड्स टू ट्रेड, यानी हेल्पर हो गए। एड्स टू ट्रेड यानी हेल्प कर रही है ट्रेड को, या सिंपल ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहा जाता है। These activities play supportive role, ये supportive role करते हैं। ये दिस रिमूव हिंड्रेंस यानी जो भी रुकावटें आ सकती है उसे निकाल देते हैं। हिंड्रेंस यानी कि रुकावटें उसको हटा देती है। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर फॉलोइंग आर द ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। लेट्स रीड। ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट पूरे स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके लास्ट तक पहुंचने तक ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है। गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस आर डिमांडेड एट अनदर प्लेस, तो उसको ट्रांसपोर्ट कराता है। ओके, सो गुड्स आर टू बी सेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे आर डिमांडेड। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ मैन मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से इंसान और मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। वेयर हाउसिंग, तो वेयर हाउसिंग भी मैंने आपको बता दिया। मैंने प्रोड्यूस करके रखे बहुत सारे नोकिया के मोबाइल, लेकिन अभी उतना डिमांड नहीं है या उतना अभी सीजन नहीं है, जो भी है मैंने जमा करना है, उसको सेव करना है, तो उसे वेयर हाउस की इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे। देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोड्यूस करना और उसको कंजम्पशन उनका टाइम होना गैप है, तो तब तक के लिए माल कहाँ रहेगा, तो वो वेयर हाउस में रहेगा। Certain goods are produced throughout the year but consumed only in a particular part of the year and vice versa. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो साल भर प्रोड्यूस होते हैं और कुछ ही समय के लिए वो कंज्यूम होते हैं, या तो उल्टा भी होता है, कुछ ही समय के लिए कंज्यूम होते हैं और साल भर उसको कुछ ही समय के लिए प्रोड्यूस होते हैं और साल भर उसका कंजम्पशन होता है। तो ये चीज आपको समझनी है। इन द एरा ऑफ मास प्रोडक्शन स्टोरेज इज इंडिस्पेंसिबल। तो आज तो हमारा मास प्रोडक्शन का जमाना है, वैसे में स्टोरेज को तो हमें रखना ही पड़ेगा। The goods should be stored carefully from the time they are produced till the time they are sold. तो जब तक वो सेल नहीं हो जाता उसको हमें स्टोर करके रखना चाहिए, उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। स्पेशल अरेंजमेंट्स मस्ट बी मेड टू प्रिवेंट द लॉस एंड डैमेज। वेयर हाउस आर ऑल्सो कॉल्ड गोडाउन्स, उसे गोडाउन्स भी कहते हैं, आप जानती हो ये बात। प्राइस इज मेंटेन एट अ रीजनेबल लेवल एंड देयर इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके वजह से प्राइस मेंटेन रहती है और अच्छी तरह से सप्लाई चेन चलते रहता है। अगर एक साथ मार्केट में सारा गुड्स आ गया तो उसका प्राइस कम हो जाएगा, अगर मार्केट में गुड्स नहीं है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये डिमांड सप्लाई जो आप इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे तो उससे कनेक्टेड ये पॉइंट है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी आप जानते हो, इंश्योरेंस बिजनेस में रिस्क लेना होता है, तो इंश्योरेंस हमें करा के रखना है ताकि हमारा कोई भी एक्सीडेंट वगैरह जो हो, जो कोई प्रॉब्लम आए, जो हमने अनसर्टेनिटी आ जाए कोई, तो हमें हमारा डैमेज लॉस रिटर्न आ सके, तो इंश्योरेंस। देयर आर वेरियस रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। द गुड्स मे बी डिस्ट्रॉयड
while in production process or in transit मतलब जब वो ट्रैवल कर रहे थे, in transit due to accidents or storage due to theft, due to fire or theft। तो स्टोरेज के टाइम फायर हो गया या थेफ्ट चोरी हो गई, बिजनेसमैन वुड लाइक टू कवर दिस रिस्क, इंश्योरेंस कंपनी आते हैं और उनको ये बचाते हैं, कम टू देयर रेस्क्यू। They undertake the compensate the loss suffered due to such risk. The businessman has to insure his goods and pay a premium regularly. Risk cannot be avoided completely, but they can be minimized by taking the insurance policy. तो अब इंश्योरेंस कंपनी आती है एंड वो उन्हें बोलती है कि भाई साहब आप हमें इतने इतने पैसे दीजिए, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, आप हमें इतने इतने पैसे दीजिए, हम आपके ये रिस्क का इंश्योरेंस करते हैं। अगर आपका प्रोडक्शन को कुछ भी होता है, लॉस होता है आपके प्रोडक्ट को, तो हम आपको ये पैसे रिटर्न देंगे। तो मैं सोचता हूँ यस, ये तो अच्छी बात है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, अगर मेरा गलती से फायर वगैरह पकड़ लिया तो ये मुझे पैसे रिटर्न आ जाएंगे। तो ऐसा हर टाइम होता नहीं है, सीधी सी बात है ना, मैं ध्यान तो रखूंगा, जानबूझ के तो मैं आग नहीं लगाऊंगा, राइट। तो ये सारा चीज आपको समझना है कि हम एक प्रीमियम भरते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले में गारंटी लेती है कि अगर मुझे कोई लॉस होता है तो वो मुझे पैसे देगी। बैंकिंग, तो बैंकिंग तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा लेन देन पैसों का हो रहा है, कैसे ट्रांजैक्शन कैसे होंगे, बैंक सर्विस से होंगे, क्रेडिट लेना है, मुझे लोन लेना है या जो भी है, सब कुछ किसके वजह से चलेगा, बैंकिंग की वजह से चलेगा। We require money to start the business, run it smoothly. Banks supply money. Adequate funds can be obtained from the bank. Bank provide loan, overdraft, cash credit businessman to the businessman. Banks provide many services like check, draft, debit cards, credit cards, online transactions. It helps the traders to carry their business activities smoothly. बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है ये सारे, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे ये सारे पॉइंट्स, उसमें हम ये सारे ज्यादा डिटेल में और डिस्कस कर रहेंगे। अकाउंट्स में भी आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। लोन क्या होता है आपको पता, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर्स दैट इज बिजनेसमैन जो करते हैं उनको मिलता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब उनका एक लिमिट सेट होता है, बैंक में उनके पैसे नहीं रहेंगे तो भी बैंक उन्हें वो पैसे विड्रॉ करने का परमिशन देती है, उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। ओके, एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग भी बहुत जरूरी है, अगर मैं अपने गुड्स को एडवर्टाइज ना करूं तो मेरा बिक्री नहीं होगा, सेल नहीं होगा, राइट। एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव एड इन सेलिंग द गुड्स, द प्रोड्यूसर्स कम्युनिकेट all the information about goods and service to create a strong desire in the consumer to buy the product। वो लोग सारा इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि जैसे डव पहली बार आया था तो उसने अपना पूरा कैंपेन चलाया था, डव साबुन नहीं है, तो सब लोग सोच रहे हैं डव साबुन नहीं है, तो साबुन नहीं है तो दिख रहा है, इट इज अ सोप, इट इज एक्चुअली सोप। लेकिन वो लोग अपना प्रोडक्ट कैसे एडवर्टाइज किया, कैसे अपने आप को बताया, और अब सारा इंफॉर्मेशन कैसे देते, पीएच लेवल बता रहे, करके दिखा रहे कि देखो पीएच लेवल ब्लू टर्न हुआ, रेड टर्न हुआ, आपके साबुन में पीएच लेवल ठीक नहीं है, लेकिन डव में पीएच लेवल सही है, आपके स्किन के लिए सही है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ताकि आपके अंदर वो डिजायर आएगा कि आप सोचोगे हाँ यार ये ट्राई करना चाहिए, ये अच्छा लग रहा है मुझे, तो आप हो जाके प्रोडक्ट खरीदोगे। इट कैन बी कैरिड इन डिफरेंट वेज, बहुत तरीके से एडवर्टाइजिंग होती है। इंडोर एडवर्टाइजिंग यानी कि आपके घर तक जो एडवर्टाइजिंग आती है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग जो बैनर वगैरह बाहर देखते हो। Communicating with the people when they are in their homes is called indoor, and जैसे न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी इंडोर हो गया, और बाहर कम्युनिकेशन जो आप बिलबोर्ड्स वगैरह देखते हो बड़े बड़े, वो आउटडोर हो गए, पोस्टर्स वगैरह, होर्डिंग्स वगैरह हो गए, नियॉन साइंस। नेक्स्ट है मर्चेंटाइल एजेंट्स। मर्चेंटाइल एजेंट्स वो लोग हैं जो बीच में काम करते हैं, बल्क में सामान उठा के आपको प्रोवाइड करते हैं, होलसेलर्स को प्रोवाइड करते हैं, ये सब बीच के लिंक है छोटे छोटे। कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द वाइट प्लेस। अब प्रोडक्शन हाउस एक जगह पे है मुंबई में और कंज्यूमर है पूरे इंडिया में, कहाँ कैसे पहुंचेगा, हर तरफ। तो यहाँ पे ये एजेंट लोग काम आते हैं, ये लोग एक कमीशन वगैरह लेते हैं, ब्रोकर्स वगैरह भी बोला जाता है इन्हें, ब्रोकरेज लेते, कमीशन लेते हैं, और उसके बेसिस पे वो लोग ये माल उस एरिया तक पहुंचाते हैं, वहां के फिर होलसेलर्स, और फिर पूरा वो चेन चालू हो जाता है रिटेलर और कंज्यूमर वाला। Consumers are scattered over the white place. It is not possible to seller to contact the consumers. This difficulty is solved by the mercantile agents. They bridge the gap between the buyer and seller. Brokers, estate agents are some examples of mercantile agents. ये कुछ examples है। Communication, ये सबसे important. In today's world there is information explosion. Information explosion यानी हर जगह पे आपको information मिलती है, उसे information explosion कहते हैं। इंफॉर्मेशन हैज टू बी कम्युनिकेटेड, इसीलिए वो सही तरह से कम्युनिकेशन होना चाहिए। देयर इज अ नीड ऑफ कम्युनिकेशन टू फैसिलिटेट द ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन विद वन अनदर। अब एक दूसरे से इंफॉर्मेशन का होने के लिए बातचीत होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए।
वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर सेल फोन, पोस्टल सर्विस, ईमेल वगैरह। तो आपको ईमेल आता है, आपको कभी लेटर वगैरह आ जाता है। पहले होता था पोस्टल सर्विस में फ्री मैगजीन के अंदर फ्री शैम्पू सैशे वगैरह होते थे। तो ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। एक फॉर्म फिलिंग आ जाता है कि फीडबैक फॉर्म दीजिए या आपको कैसा प्रोडक्ट आप डिजायर करते हो वो दीजिए। तो ये सब कम्युनिकेशन के तरीके हैं अलग अलग। आपको डायरेक्ट कॉल आता है, कोल्ड कॉल्स आते हैं कि आपको कैसा लगा, आपने ये प्रोडक्ट यूज किया है क्या, कभी आपने कभी ये किया है क्या। सो ये सारा कम्युनिकेशन में आता है। सो आई गेस दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। यस, दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आपको बहुत प्यारे से नोट्स बना के दिए हुए हैं। डिस्टिंग्विशेस सारे लिख के प्रैक्टिस करना। यहाँ पे हमने जो भी पढ़ा अभी तक वो उन्होंने पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। दैट इज डिस्टिंग्विशेस। इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला इंडस्ट्री कॉमर्स डिस्टिंग्विशेस, हमने सारे पॉइंट ये पढ़ लिए हैं, मैं आपको यहाँ पे रीड नहीं करूंगा फिर से। फिर बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट जो स्टार्ट हमारा था उसमें तीनों में क्या फर्क है वो यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश दिया हुआ है, बहुत प्यारा सा। ये सारा चीज लिख लीजिएगा। और लास्ट में बिजनेस और कॉमर्स के बीच में क्या फर्क है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सो दैट वाज आवर चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको मजा आया। एंड लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। एंड कीप लविंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर। हम सारे दूसरे आर्ट्स का नेक्स्ट चैप्टर में अपलोड करने की ट्राई करूंगा। कॉमर्स एंड आर्ट्स का मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स चालू करूंगा। हिस्ट्री का मैंने सोचा है स्टार्ट करने का सबसे पहले। लेट्स सी कैसा मूड बनता है। एंड थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए, टेक केयर, बी होम, बी सेफ, वेयर मास्क, टेक केयर। थैंक यू सो मच, बाय, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।